अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेरी वार्म वेलकम टू माय शो। उम्मीद करते हैं आपके दिन की शुरुआत जो है वो अच्छी हुई होगी। आपका होस्ट शराज भट्ट अपनी टीम की तरफ से और अपनी तरफ से आपको एक मरतबा फिर वेलकम कहता है, जी आयानू कहता है और खुश आमदीद कहता है हमारे इस शो में। सिटी एट 10 को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक खूबसूरत बात के साथ। बात यह है कि आपने हमेशा अपने माल में गरीब गुरबा का, मुस्तहिकीन का, हकदारों का हिस्सा रखना है। हकदारों का हिस्सा इस वजह से नहीं रखना क्योंकि आपके पास इतना माल है जो आपकी ज़रूरत से इजाफी है, बल्कि इस वजह से रखना है कि आपने अल्लाह ताला को खुश करना है। आप अपने माल में से जब कुछ वो अल्लाह ताला की राह में निकालते हैं तो उसको अल्लाह ताला के साथ तिजारत कहा जाता है। और अल्लाह ताला के साथ तिजारत करने वाला शख्स कभी भी तंग और अल्लाह ताला के साथ तिजारत करने वाला शख्स कभी भी तंग दस्त नहीं होता, कभी भी। ये गारंटी है किया मा नक़सा मिन मालुम सदका, कि जब तुम अपने माल में से कुछ सदका निकालते हो, जो चैरिटी निकालते हो, जो डोनेशन निकालते हो, तो मेरा तुम्हारे साथ वादा है, तुम अपनी उम्मत के साथ है कि तुम्हारा माल जो पीछे पड़ा हुआ है वो कम नहीं होगा। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा जब भी वो चैरिटी किया करती थी तो शी यूज्ड टू पुट परफ्यूम ऑन इट, उसके ऊपर अतर लगा के फिर जो है अल्लाह ताला की राह में देती थी। तो किसी ने पूछा आप ये अतर क्यों लगाती हैं इसके ऊपर? तो उन्होंने फरमाया कि मैंने अल्लाह ताला की राह फिर जो है अल्लाह ताला की राह में देती थी। तो किसी ने पूछा आप ये इतर क्यों लगाती हैं इसके ऊपर? तो उन्होंने फरमाया कि मैंने अल्लाह ताला की राह में देना होता है। तो अल्लाह ताला को देखें, खास तौर पर पाकिस्तान के हवाले से देखें तो हम जब सदका करते हैं, जो डोनेशन करते हैं, जब अल्लाह ताला की राह में देते हैं तो वो क्या देते हैं? रात का पड़ा हुआ फ्रिज का खाना होगा वो दे देंगे, खराब ना हो जाए अल्लाह ताला की राह में दे दो। जब हम अल्लाह ताला की राह में दे रहे होते हैं तो डैशबोर्ड में गाड़ी के पड़े हुए सिक्के होते हैं, वो अल्लाह ताला की राह में दे रहे होते हैं। तो जब हमें अल्लाह ताला की राह में देना है तो सोच समझ के देना है और एक अच्छा पोर्शन जो है वो अल्लाह ताला की राह में निकालना है, ताकि अल्लाह ताला की मखलूक जो इस वक्त आपके इर्द गिर्द 100% श्योर हूँ, आपके इर्द गिर्द भी कुछ आपके अजीज अकारब के अंदर, आपके दोस्तों के अंदर, आपके अहले खाना के अंदर कोई ना कोई ऐसे होंगे जो ज़रूरतमंद होंगे। उनकी ज़रूरत को देखिए, उनकी ज़रूरत को पूरा करें। आपको जो सुकून कल्ब हासिल होगा किसी की मदद करके, उसका कोई नेमल बदल नहीं है। प्रोग्राम को बढ़ाते हैं आगे और चलते हैं वेदर की तरफ। मौसम का हाल जानेंगे, आज मौसम कैसा रहेगा, टेम्परेचर, दर्जा हरारत कैसा रहेगा, जानते हैं सब कुछ वेदर के सेगमेंट में। कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड, ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। बारिश का कोई इम्कान नहीं है और इसके साथ साथ जो ड्राई विंटर है, खुश्क सर्दी है, उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां जो है पैदा हो रही हैं, जिसमें खसूसी तौर पर नज़ला, खांसी, जुकाम, गला दर्द और बुखार, इसके साथ साथ दीगर बीमारियां, जिससे बचने के लिए खसूसी तौर पर आपको अपने आप को कवर करना होगा। खासतौर पर अगर आप मोटरसाइकिल के ऊपर सवारी कर रहे हैं, आपके बच्चे आगे टंकी पर बैठे हुए हैं, पीछे बैठे हुए हैं आपके साथ, तो उनको कवर करवाइए। घर से निकलते वक्त ज़रूरत अगर पेश आए तो ज़रूर कीजिए मास्क का इस्तेमाल। वैसे अमूमी तौर पर लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन मास्क का इस्तेमाल इस वजह से ज़रूरी है कि फ़िज़ा आलूदा है और खुश्क सर्दी है। इस खुश्क सर्दी से खुद को बचाने के लिए कवर अप करना पड़ना अपने चेहरे को, अपने सर को, अपनी छाती को, और स्वेटर का इस्तेमाल करें, जैकेट का इस्तेमाल करें, अपनी छाती को ढक कर रखें, क्योंकि यही वो सोर्सेज होते हैं जिसके ज़रिए ठंड जो है वो आपके जिस्म के अंदर जाके बहुत सारी बीमारियां पैदा कर सकती हैं। जब तक बारिश नहीं हो रही है ये ठंड जो है वो थोड़ी सी ख़तरनाक भी है और बारिश का इम्कान अभी भी आज भी कोई नज़र नहीं आ रहा है। आगे बढ़ाते हैं अपने प्रोग्राम को, चलते हैं सालगिरह की तरफ और एक बड़ी ही खूबसूरत सी सालगिरह की वीडियो हमारे पास मौजूद है। उसकी सालगिरह आज शनावर आपको सिटी 41 की पूरी टीम और आपके होस्ट शराज भट्ट की तरफ से सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। हम उम्मीद करते हैं कि ज़िंदगी में ऐसी बहारें आपके लाखों आएँ और आपके सरों के ऊपर, आपके सर के ऊपर आपके माँ बाप का साया कायम रहे। आपकी ज़िंदगी के अंदर तमाम की तमाम आपकी जायज़ ख्वाहिशात पूरी हों। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ बिखेरे, मुस्कुराहटें बिखेरे। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर वेंचर्स। आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम को और चलते हैं अब अपने गेस्ट की तरफ। हमारे मेहमान आज के हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, उनका तारुफ आपको करवाता हूँ। उसके बाद हम गुफ्तगू की तरफ भी आएंगे और गुफ्तगू भी करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और वो है फैसलाबाद की जो आबादी है वो बढ़ती जा रही है, जो कि पूरे मुल्क की आबादी के अंदर भी एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो कंट्रीब्यूट करती है। और ये आबादी बढ़ने से कौन से चैलेंजेस हमें दरपेश होंगे? क्या हमारे लिए रहने की जगहें कम हो रही हैं? क्या हमारे लिए सोर्सेज कम हो रहे हैं?
क्या हमारे लिए आने वाली नस्ल के लिए अपॉर्चुनिटीज कम हो रही हैं? ये तमाम की तमाम बातें भी करेंगे। और आबादी कितनी बढ़ी है, उसकी कितनी परसेंटेज बढ़ी है, और एक आइडियल परसेंटेज क्या होनी चाहिए रिसोर्सेज को देखते वक्त। और पाकिस्तान चूंकि गरीब मुल्क है, एक लड़ रहा है इकोनॉमी के साथ, तो इस पूरे सिनेरियो के अंदर ये बढ़ती हुई आबादी किस हद तक एक बड़ा चैलेंज है। तो हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, उनका तारुफ करवाता हूँ। इमरान असलम हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हमारे रिपोर्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान। वालेकुम सलाम। उनके साथ साथ हमारे साथ तशरीफ रखते हैं अवैस अली, हमारे रिपोर्टर। अवैस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। अच्छा अवैस, इमरान, मैं आप ही से बात करना चाहूँगा। मैंने भी इंटरव्यू में बताया कि आबादी जो है बढ़ती जा रही है, जी, बहुत बड़ा चैलेंज है। और हम अपने रिसोर्सेज को देखें, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, और ना होते हुए रिसोर्सेज, बढ़ती हुई आबादी किस हद तक बड़ा चैलेंज है, एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि आबादी बढ़ी कितनी है फैसलाबाद की। बिल्कुल ऐसा ही है। और सबसे पहली बात कि जो पाकिस्तान मुल्क भर की जो पहली डिजिटल और 7वीं मरदमशुमारी के जो दादोशुमार थे, उसमें 24 करोड़ से ज़ायद मुल्क की आबादी है जो रिकॉर्ड की गई है, जो आलमी रैंकिंग में पाकिस्तान का 191वां नंबर है। और पाकिस्तान उन तमाम ममालिक में शामिल हो चुका है, 30 ममालिक में, जिनकी आबादी रोज़ बरोज़ तेज़ से बढ़ रही है। अब फैसलाबाद की तरफ आ जाते हैं। फैसलाबाद में जनवरी 2024 से लेके अक्टूबर 2024 तक फैसलाबाद में लोकल गवर्नमेंट की जानब से जो पैदाइशी सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं, 1,78,000 से ज़्यादा बच्चों को पैदाइशी सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं। और अभी पूरा साल नहीं हुआ। साल नहीं हुआ। और ये 10 माह की रिपोर्ट आपके सामने जो हमने ब्रेक की है वो रख रहे हैं। उसमें ये होता है कि वो बच्चे जो दौरान पैदाइश एक्सपायर्ड हो जाते हैं और ऐसे बच्चे जो परवरिश पाते हैं, दोनों का जो डाटा कंपाइल किया जाता है, डेथ प्लस बॉर्न रेशो, उसमें 1,78,000 बच्चे फैसलाबाद डिवीज़न से है। फैसलाबाद में 80,000 बच्चों को जो 10 माह के दौरान पैदाइशी सर्टिफिकेट जारी किए गए। जंग है, टोबा, चनियोट है। जंग में भी 35,000, टोबा में भी 25,000, इस तरह चनियोट से भी हज़ारों जो बच्चों को पैदाइशी सर्टिफिकेट जारी किए गए। जो महकमा पॉपुलेशन है उनके अकॉर्डिंगली के आबादी को कंट्रोल करने के हवाले से अवेयरनेस कैंपेन्स, और इसके साथ साथ तमाम यूनिवर्सिटी स्टेक होल्डर्स, उलमा कराम और तमाम अदारों को अपना किरदार अदा करना चाहिए ताकि आबादी को कंट्रोल किया जा सके। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान स्पेशली जो फैसलाबाद में जो आबादी की रेशो है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर, फैसलाबाद की जो आबादी तेज़ से बढ़ रही है। और ये पूरे मुल्क का है कि मुल्क भर में आबादी की जो रेशो है वो बढ़ रही है। अदारा शुमारियात का कहना यह है कि अगर यही रेशो रही 2050 तक पाकिस्तान की जो आबादी है वो दुगना हो जाएगी। मतलब 24 से आप कर लें तो किस हद तक आबादी बढ़ सकती है। तो पाकिस्तान एक तरफ उसका जो फैक्टर है, इसमें जापानीज देख लें, इंडिया देख लें, चाइना देख लें, ये अपनी आबादी तो ठीक है लेकिन उसके तवस्सुत से कुछ वो कंट्रोल मेजर्स जो है वो कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ पावर्टी रेशो इतनी बढ़ चुकी है कि लोगों के वसाइल रिसोर्स में कमी आती जा रही है और डिस्ट्रीब्यूशंस और कंपटीशन बहुत टफ हो चुका है, जिसमें हक तलफी के जो चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ऐसे में पॉपुलेशन की जानब से तो कंपेन की जाती है बच्चे सिर्फ 2 ही अच्छे, लेकिन उस पर हकीकी मानों में अमल दरामद होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, जिसके बायस फैसलाबाद में आए रोज़ आबादी की जो रेशो बढ़ रही है, जिसमें इसमें ज़्यादातर जो अवेयरनेस कैंपेन्स हैं उसका इनेकाद करना चाहिए। इसके साथ साथ फैमिलीज़ को लूप में लेना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं, मतलब ये वो डाटा है जो अंदराज हुआ है, अब ऐसा और भी डाटा होगा जो अंदराज नहीं हुआ, हाँ, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो ये बहुत एक जिसे कहते हैं कि बढ़ रही है, एक बड़े हकाइक हैं कि जिसको हम मस्क नहीं कर सकते। और हो सकता है कुछ यहाँ से जो हामला खवातीन होती हैं वो कहीं अब्रॉड चली गई, कोई यहाँ से मूव हो गई, रिहायशी वो फैसलाबाद की थी लेकिन उन्होंने वहाँ पे जाके बच्चे पैदा किए, उसके बाद वापस आ गई, तो एक ऐसा डाटा भी हो सकता है। तो वो अननोटिस डाटा है। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, जैसा कि जो गुज़श्ता 2023 में जो दादोशुमार जारी किए गए थे लोकल गवर्नमेंट की जानब से, हर साल बर्थ रजिस्ट्रेशन कैंपेन की जाती है अक्रॉस द पंजाब, ठीक है। उसमें ये होगा कि फैसलाबाद लास्ट ईयर के जो दादोशुमार है, सूबा भर से लाहौर देखें बड़ी आबादी वाला डिस्ट्रिक्ट है, उसमें उससे भी हम तजावज़ कर गए। एक तरफ आबादी जो है वो एक खतरनाक हद तक बढ़ रही है और दूसरी जानिब जो पहले से एग्जिस्टिंग आबादी है और पॉपुलेशन है उनके लिए रिसोर्सेज पैदा करना, उनके लिए आसानियाँ पैदा करना, उनके लिए फैसिलिटीज़ पैदा करना हुकूमत के लिए, इदारों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। जबकि हम अगर बात करें ख़ास तौर पर बिजली के हवाले से, एक बेसिक नीड है और बिजली ही हम प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। अगर प्रोवाइड करते हैं तो उसके चार्जेस इतने ज़्यादा हैं कि हमारे पास दूसरे कोई सोर्सेज ही नहीं है बिजली पैदा करने के। तो अवैस, आप तो फेस्को की बीट करते हैं, तो मुझे बताइएगा फैसलाबाद के अंदर कितने कनेक्शंस जो हैं जब से हमने ये शर्त लागू की है कि आप अपना अब बिल का जो है ना वो इंस्टॉलमेंट नहीं करवा सकते हैं, उसकी
पहले लोग इंस्टॉलमेंट किस्तें करवा लेते थे, वो आसानी होती थी, आधी किस्त अभी दे दी, आधी किस्त अगले बिल के साथ दे दी, और अगले बिल में हमने बिजली कम इस्तेमाल करी, तो वी हैव टू समहाउ बैलेंस द इक्वेशन। लेकिन अब जो है वो लोग नहीं कर पा रहे हैं, लोगों के अंदर सख्त नहीं है, तो कनेक्शंस कटे भी हैं। बिल्कुल व्हाट्सएप कनेक्शन बड़ी तेज़ी के साथ कट रहे हैं, क्योंकि इंस्टॉलमेंट की जो सहूलत थी वो नेपरा ने बंद की है गुज़िश्ता 2 माह से। तो इससे जो घरेलू कंज्यूमर है उसको बहुत सी मुश्किलात का सामना है। अब जो दिसंबर का ये महीना है, 80,000 जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं उनके कनेक्शन बिजली के बिलों की अदम अदायगियों पर फेस्को ने डिस्कनेक्ट किए हैं। अब सार्फिन को जो सहूलत जो है वो फेस्को ने दी है कि वो 70% अदायगियों पर अपना कनेक्शन बहाल करवा सकते हैं। यानी कि इस ठंड के मौसम में भी, अक्टूबर नवंबर से ठंड शुरू होती है ना, ठंड के मौसम में भी लोग अपना बिल नहीं पे कर पा रहे हैं। बिल्कुल, ठंड के मौसम में भी व्हाट्सएप नहीं दे पा रहे। और दूसरा ये कि पहले ये होता था कि जैसे ही वेदर चेंज होता था फेस्को इंस्टॉलमेंट की सहूलत फराम करता था, तो जो गर्मियों का बर्डन है बिजली के बिल में शामिल होता था, वो सर्दियों में एक साथ करवा के कंज्यूमर बासानी अपना बिल जमा करवा देता था। तो फेस्को ने नेपरा की हदायत पर ये बहुत ही जो है वो एक जालमाना इकदाम किया है बिजली सार्फिन पर, कि उनसे इंस्टॉलमेंट की सहूलत जो है वो भी वापस ले ली, और इंस्टॉलमेंट ना होने से लोगों की मुश्किलात जो हैं वो मज़ीद बढ़ चुकी हैं। फैसलाबाद रीजन भर में 80,000 कंज्यूमर्स हैं। अब फेस्को रीजन की बात करें जो 8 अजला में हैं, तो वो 2 लाख के करीब डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं जिनके बिजली कनेक्शन फेस्को ने अदम अदायगियों पर मुनक़ता किए हैं। क्योंकि लोगों को इंस्टॉलमेंट की जब सहूलत नहीं मिलेगी, तो जो कंज्यूमर अपना सारा बिल नहीं जमा करवा सकते, इंस्टॉलमेंट नहीं करवा सकते, तो वो फिर अपना बिजली कनेक्शन जो है वही डिस्कनेक्ट करवा सकते हैं। तो इस पर जो है वो फेस्को बार बार नेपरा को लेटर लिख रहा है कि इंस्टॉलमेंट की सहूलत बहाल की जाए, मगर तहाल नेपरा की जानिब से जो है वो सख्तियाँ कम नहीं की जा रही और बिजली सार्फिन पर सख्तियाँ बढ़ाई जा रही हैं। तो इससे जो है लोग पहले ही मायूसी का शिकार हैं, बिजली की तकसीमकार कंपनी से मुतल्लिक सोलर की तरफ जा रहे हैं। तो कुछ ऐसे इक़दाम करना होंगे ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके, क्योंकि अब जो है वो लोगों का, वो कहते हैं ना कि अब लोगों की बस हो चुकी है बिजली के बिलों से मुतल्लिक। तो ये तो हम कह सकते हैं कि एक वेदर रिलीफ मिल रहा है कि वेदर चेंज होता है तो लोग जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की अशिया कम इस्तेमाल करते हैं। कुदरती रिलीफ, इस कुदरती रिलीफ जो है वो अल्लाह की तरफ से तो हमें मिल रहा है, लेकिन जो ये ज़मीन पर बैठे हुए हैं ये लोगों को रिलीफ शायद नहीं देना चाहते। तो इनको चाहिए कि कोई जामिया मनसूबाबंदी इससे मुतल्लिक तैयार की जाए और लोगों को रिलीफ देने से हवाले से जो है वो इक़दाम किए जाए। लेकिन फ़िलहाल जो है अब वो बिजली सार्फिन अभी तक जो है वो परेशानी का शिकार हैं, और जो गर्मियों के बिल हैं वो भी शामिल हैं। और ऊपर से फेस्को ने जो प्रोरेटा बिलिंग ऐप मुतारफ़ कराई हुई है उसने लोगों को मज़ीद परेशान कर दिया है। देखें, अगर आपने गुज़िश्ता माह आपको 29 दिन की रीडिंग की गई है, तो इस माह प्रोरेटा ने आपको 31 दिन की कर देनी है। अच्छा, तो इसमें कंज्यूमर का कोई फॉल्ट नहीं है। कंज्यूमर नहीं कहता कि आप कभी हमें कम रीडिंग कर दें, कभी हमें ज़्यादा रीडिंग कर दें। कंज्यूमर को हर माह 30 दिन की रीडिंग चाहिए कि 30 दिन की रीडिंग पर कंज्यूमर को बिल भेजा जाए। अब ये जदीद बिलिंग ऐप प्रोरेटा जो ये कर रही है कि हमें बाज़ात 29 दिन की रीडिंग करके तो बिल भेज देते हैं, लेकिन अगले माह जब 31 दिन की करते हैं तो चंद यूनिट से स्लैब रेट जो है वो चेंज हो जाता है, और स्लैब रेट चेंज होने से बिलों में इजाफा हो जाता है। डोमेस्टिक कंज्यूमर के बिलों में हज़ारों रुपये का हो जाता है, तो इससे लोगों को मुश्किलात मज़ीद बढ़ती हैं। तो बिलिंग के शोबा में भी फेस्को को बेहतरी लाने की ज़रूरत है। लोगों के बहुत से एतराज़ात हैं। तो प्रोरेटा ऑनलाइन बिलिंग तो कर रहा है, लेकिन इसका जो प्रोरेटा का ये जो अजब डाटा है, इससे लोग बहुत परेशान हैं कि इसमें बेहतरी लाई जाए और 30 दिन की रीडिंग की जाए। जिद्दत इसलिए जो है वो फेस्को इख्तियार कर रहा है कि कंज्यूमर्स को रिलीफ दिया जाए, मगर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हम इसको मुबैना तौर पर टेक्निकली ओवर बिलिंग ही कहेंगे कि कंज्यूमर को हर माह उसके दिन कम या ज़्यादा करके बिल चार्ज करके बिलों में जो है वो एक हैरान को इजाफा कर दिया जाता है। अब होता ये है कि लोग अपनी मसरूफिया से टाइम निकाल के सब डिवीज़न या डिवीज़न दफातर में जाते हैं, उधर जाके अपना बिल दो, वो कहते हैं एप्लीकेशन दो, इतने दिन लग जाएंगे, फिर वो लोग परेशान होकर अपना बिल जमा करवा देते हैं। तो फेस्को को चाहिए कि इससे मुतल्लिक भी अहम इक़दाम करे। अब जो है वो फेस्को ने शोबा PR में तैनाती के लिए एक इंजीनियर को उसको चार्ज तो दे दिया है, सईद रज़ा को, जो XNMNT भी थे, उनको लगाया जा रहा है PR के डिपार्टमेंट में। लेकिन कंज्यूमर्स को इन्फॉर्मेशन देने के हवाले से और कंज्यूमर के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं इनको दूर करने के हवाले से फेस्को को इक़दाम करना होंगे। सबसे ज़ायद बिल देने वाले जो लोग हैं फेस्को के, कई बार हम कह चुके हैं कि फेस्को रीजन के जो सार्फिन हैं वो दीगर जो पंजाब के रीजन हैं उनमें सबसे बेहतरीन कंज्यूमर्स हैं। हमारे यहाँ व्हाट्सअप आप समझते हैं कि कल्चर ही ऐसा है कि लोग जो है वो बिजली के मीटर अगर लाइनमैन आ जाते हैं तो लोग परेशान हो जाते हैं, तो अपना बिल बर वक्त जमा करवाते हैं। कल्चर वाइज फैसलाबाद को ये क्रेडिट जाता है, तो इस वजह से बिल भी देते हैं, मगर इसके बावजूद बदकिस्मती से
फेस्को वो इकदाम भी नहीं कर पाता जो लेस्को कर रहा है, मेप्को कर रहा है, गैप्को कर रहा है। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को तमाम तर पावर्स दी जा चुकी हैं। जब से पेप्को को ख़त्म किया गया है तब से हर कंपनी की जो बीओडी है वो तमाम तर इकदामात खुद कर सकते हैं, तमाम तर जो नए कवानीन हैं खुद लागू कर सकते हैं। यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इख्तियारात में इजाफा किया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो इख्तियारात हैं उनको मुकम्मल पावर सेक्टर के बाद जो है वो मुकम्मल इख्तियारात, पहले होता था पेप्को पाकिस्तान इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, वो बीच ब्रिज का किरदार रोल प्ले करता था। वो कोई नोटिफिकेशन लेटर या नए कवानीन से मुतल्लिक कोई आर्डर्स भेजता था तो उस पर अमल दरामद होता था। अब जो फेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो आज़ाद हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। वो सार्फिन को सहूलत देने के हवाले से बीओडी जो है वो अपने जो कवानीन हैं उनमें तरामीम भी कर सकते हैं और कंज्यूमर्स को सहूलत फराम करने के लिए नए इकदाम भी कर सकते हैं। अगर प्रोडाटा पर एतराज़ात हैं तो इसको जो है इस हवाले से भी इकदाम किए जा सकते हैं। तो बीओडी जो है वो कंज्यूमर्स को रिलीफ देने के हवाले से जो पुराने कवानीन है, जैसे अगर किसी का बिजली का बिल जो है, यानी अगर आपने कोई घर छोड़ दिया है, वहाँ से जो बिजली का मीटर है अब वो आप अब नहीं चला रहे, आप किसी दूसरे घर में शिफ्ट हो गए, तो फेस्को क्या करेगी, उसको अपने कागज़ों में डिस्कनेक्ट नहीं करेगी आर्जी तौर पर। फेस्को ये करेगी व्हाट्सएप के आपने 1 साल से अगर वो घर बंद किया हुआ है तो आपको एवरेज पॉलिसी के तहत बिल भेजते रहेंगे। सही है। तो फिर वो आप अपना बिल उठा के सब डिवीज़न या डिवीज़न दफातर में जाएंगे कि भाई मैंने तो अपने घर में बिजली इस्तेमाल ही नहीं की, तो ये आप मुझको क्यों बिल भेज रहे हैं। तो ये जो एवरेज पॉलिसी के तहत बिल भेजने का कानून है ये बिल्कुल भी जो है वो सार्फ दोस्त नहीं है, बल्कि कंज्यूमर्स के लिए मुश्किलात पैदा करने वाला कानून है। लोग फिर जो बिजली, वो जो घर बंद है उसका तो 200-400 रुपये बिल आएगा, व्हाट्सअप उसका 200-400 रुपये बिल आएगा। लेकिन फेस्को करता क्या है, 2-4 अगर आपने बिजली इस्तेमाल नहीं की तो आपको जो गुज़श्ता दिसंबर में आपने बिजली इस्तेमाल की थी, मैं समझ गया, उसकी मुनासिबत से आपको बिल भेज देंगे कि कोई रीडिंग फॉल्ट हो रहा है जो इतना कम इसकार है। उन्होंने ये नहीं करना कि आप या तो इससे ऐसे कवानीन मुतारफ करवाए जाएँ कि अगर आप कोई घर जो है वो खाली छोड़ना चाहते हैं या कोई फैक्ट्री आपकी बंद हो चुकी है, ये तो डोमेस्टिक कंज्यूमर है, यहाँ पर इंडस्ट्रियल जो कंज्यूमर्स हैं, बहुत सी फैक्ट्रियाँ जो हैं वो बंद हो चुकी हैं, उनको जो है वो लाखों रुपया उनको जो एवरेज पॉलिसी के तहत भेजा। तो लोग जो बिजली इस्तेमाल नहीं की वो बिल निकलवाने के लिए दफातर में ख्वार होते हैं। वो करते ये हैं कि फिर आपके जो दीगर कनेक्शंस हैं वो मुनक़ता करना शुरू कर देते हैं, आपको आस्ता आस्ता रनिंग डिफाल्टर में शामिल कर देते हैं। तो बहुत से फेस्को के ऐसे कवानीन हैं, मैं समझता हूँ कि वो गैर ज़रूरी हैं। अब देखें, अगर एक कंज्यूमर बिजली चोर है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपको लगता है ये प्रोटेक्टेड सार्फिन वाली शर्त खत्म होनी चाहिए, जो 200 यूनिट से ज़्यादा करे तो आप प्रोटेक्टेड नहीं रहे, अगर 200 यूनिट से कम है तो आप प्रोटेक्टेड हैं। बट सर मैं समझता हूँ कि ये शर्त ख़त्म नहीं होनी चाहिए, इसका क्राइटेरिया जो है वो बढ़ा देना चाहिए। देखें, अगर 200 यूनिट्स तक रिलीफ दिया जा रहा है तो हम ये तो समझें चलो किसी को रिलीफ तो मिल रहा है ना, तो ख़त्म होने से तो वो भी जाते रहेंगे। इसमें यह होना चाहिए कि इसका जो क्राइटेरिया है उसको 300 यूनिट्स तक कर देना चाहिए, क्योंकि अब जो 200 यूनिट्स वाले कंज्यूमर्स हैं ना उनकी तादाद फेस्को में बहुत कम हो चुकी है। फेस्को में तकरीबन 1.5 से 2 लाख के करीब 200 यूनिट से, और ये 8 ज़िला के हैं। 1.5 से 2 लाख जो हैं, इसमें फैसलाबाद है और इसकी तमाम तहसीलें हैं, फैसलाबाद की, सरगोदा है, मियाँ वाली है, क्योंकि मियाँ वाली तक फेस्को 200 यूनिट इस्तेमाल करता कौन है। अब तो आप सिर्फ पंखा, अगर बिजली भी पंखा चलाएं, एक फ्रिज चलाएं, मोटर चलाएं, उसके साथ 2-4 लाइटें चलाएं तो आपका 200 यूनिट से 1 महीने के अंदर क्रॉस हो जाता है। तो इसके ऊपर मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, लेकिन एक छोटा सा वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक जी, सिटी एट में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ इमरान असलम मौजूद हैं और अवैस अली भी मौजूद हैं। गुफ्तगू कर रहे हैं हम आबादी को कंट्रोल करने के हवाले से, इदारों की परफॉर्मेंस के हवाले से। हम जो ऑलरेडी मौजूद आबादी है, पॉपुलेशन है, क्या उनको फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, क्या उनको सहूलियात दे रहे हैं, बेसिक नीड्स पूरी कर रहे हैं आवाम की। और जो नई पॉपुलेशन जो है ऐड ऑन होती चली जा रही है हमारी आबादी के अंदर, मोर पॉपुलेशन विच हैज़ बिन एडेड इनटू द आर्सेनल, उनके लिए क्या फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। जब पहले लोगों के लिए ही फैसिलिटीज़ नहीं है तो आने वाली आबादी के लिए क्या फैसिलिटीज़ होंगी। अभी इमरान ने हैरान कुन इंकशाफात किए कि जनवरी साल 2024 से लेके अक्टूबर साल 2024 तक जो है 1,78,000 बच्चे जो हैं वो सिर्फ फैसलाबाद के अंदर पैदा हुए हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पाकिस्तान, बाकी कंट्रीज या बाकी पंजाब के शहरों के हवाले से बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ फैसलाबाद के हवाले से बात कर रहा हूँ। तो इमरान, ये एक तरफ आबादी जो है वो खौफनाक हद तक बढ़ रही है और दूसरी साइड पर हम देख रहे हैं कि हमारे ऑलरेडी यहाँ पर जो जवान हैं वो यहाँ से मुल्क को खैर बात कह के बाहर माइग्रेट हो रहे हैं। जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है ये वही बच्चे हैं जिन्होंने आगे चलकर मुल्क की माशी भागदौड़ को संभालना है, जिन्होंने डॉक्टर्स बनना है, अमंग देयर इंजीनियर्स, टॉपर्स हैं, क्योंकि सारा का सारा ब्रेन जो है वो ड्रेन हो रहा है। तो
एक तरफ बच्चे पैदा होना, पॉपुलेशन बढ़ना, दूसरी तरफ सारा का सारा ब्रेन ड्रेन होना। तो आपको लगता है इम्बैलेंस है बहुत ज़्यादा? देखिए, पाकिस्तान के माशरती मसाइल इस हद तक बढ़ चुके हैं कि हर बंदा माइग्रेट करने का सोच रहा है, जिसमें लेबर तबका नहीं है, क्वालिफाइड इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, पेशा वाराना जो अफराद हैं वो मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। yes. और ओवरसीज़ सोर्स के मुताबिक जो सेनेट में इन्होंने रिपोर्ट भी पेश की थी 2019 से 2024 तक की, जिसमें आलमोस्ट 25 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी माइग्रेट कर चुके हैं और जिसकी बड़ी वजह पावर्टी रेशो, बदअमनी, अपनी इनसिक्योरिटी, उनके जो एसेट्स हैं, इसके साथ साथ यहाँ पर जो वसाइल का ना मिलना, रोज़गार का ना मिलना, बढ़ती हुई आबादी के मसाइल है। इसके साथ साथ मायूस जो हैं, सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तानी माइग्रेट हुए हैं वो PDM के दौरे हुकूमत में हुए हैं, जो सेटअप था, जिसमें पाकिस्तानी 7-8 लाख हुए हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। और ये वो मतलब कुछ लोग तो देखें शिराज साहब, जब आप लोग वसाइल नहीं देंगे, आप लोग कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, तो लोग यूँ तो इस तरफ जाएगी ना, यूँ तो इस तरफ भी जा रही है। जो यूनान में कश्ती हादसा हुआ था वो भी था ना कि हमारे लोग डंकी लगा के जाते हैं, गैर कानूनी तौर पे जाते हैं। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ कि उनको एक ब्राइट फ्यूचर नज़र आ रहा है कि हम खुद तो जनाब इस मायूस मुल्क से हार चुके हैं, कम से कम अपनी जो पीछे फैमिली है उनका फ्यूचर ब्राइट कर सकें। एक तरफ तो हम स्पेस पैदा कर रहे हैं अपनी नई आने वाली नस्ल के लिए, दूसरी तरफ जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है उसके हवाले से कोई ऐसे मसाइल, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी दूर करने के हवाले से कोई हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है ना। आप लोगों ने बजाय इसके ना तो किसी सेक्टर पे आप लोगों ने तवज्जो दी है, कोई डेवलप हो सके, कम से कम आपके फ्री लांसिंग के मौके पैदा हो सकें, कुछ भी नहीं आप लोगों ने दिया। और ऐसे में जो मुबैना तौर पर जो फ्रॉड गैंग होता है वो मुतहरक हो जाता है। बहुत सी गर्ल्स बॉयज़ के जो लाखों जमा पूंजी है वो गवा बैठे हैं। अभी वफाकी मौसम में भी सैकड़ों शिकायत फैसलाबाद से दर्ज होती हैं, जिसमें अब जब आप लोगों ने बिजली का बिल अदा करना है उसमें आप लोग कर्ज, आपकी जो रेवेन्यू कम है और आपके खर्चात ज़्यादा हैं, फिर आप लोगों ने एक जो ऑनलाइन एप्लीकेशन, कर्ज एप्लीकेशन लॉन्च की गई हैं, उनसे कर्ज लेते हैं, उन्हीं के झांसे में आकर आप लोग फ्रॉड के झांसे में फंस जाते हैं, सुसाइड रेशियो बढ़ जाती है। ऐसे में पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने तकरीबन 122 के करीब जो ऐप्स हैं वो प्ले स्टोर से हटाई थी, जस्ट बिकॉज कि ये लोग फ्रॉड गैंग में मुलव्वस होते हैं और यूथ को जो है गुमराह करते हैं और यूथ का जो पैसा है उसको जनाब ये प्रॉपर लॉस पहुँचाते हैं। पाकिस्तान की जो यूथ है वो आए रोज़ मायूस कन हो चुकी है। बड़े लोग डिग्री होल्डर्स हैं और वो डिग्री हाथ में लिए फिर कि हमें सेक्टर्स मिल जाए। इवन डैट के मेरे अपने जो दोस्त हैं और वो ट्रैफिक पुलिस में थे, वो यहाँ पे सरकारी जॉब छोड़ के बाहर जा चुके हैं, जस्ट बिकॉज कि उनको लगता है कि यार यहाँ तो इंक्रीमेंट नहीं लगेगा, वही आमदन कम है, यही हम जनाब कुछ अरसे तक अच्छा सेटल्ड हो जाएंगे। आप लोग मेरे ख्याल में सिर्फ वो नौजवान नहीं बाहर गए, बड़े बड़े सेटल्ड लोग यहाँ से बाहर हो चुके हैं। और अवैस इसके ऊपर बात करेंगे। अवैस ये बताइएगा कि बहुत बड़े बड़े इदारों के बड़े बड़े अफसर जो है वो अपने वतन को खैरबाद करके अपनी पूरी की पूरी फैमिली यहाँ से लेके चले गए। बिल्कुल बट साहब, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि नौजवान नस्ल ही नहीं बल्कि लोग, ये हैरान कुन बात है कि लोग अपनी पूरी पूरी फैमिलीज़ के साथ आउट ऑफ कंट्री जाने को तरजीह दे रहे हैं। और आप देखें कि पिछले दिनों में आपको भी मालूम है कि डायरेक्टर जो है वो PR थे, ताहिर महमूद शेख, वो अपनी फैमिली के साथ जो है वो आउट ऑफ कंट्री यानी अमेरिका गए हैं। तो दूसरे जो उनको लोग मिलने आ रहे थे, मैं बैठा था उधर, तो वो लोग ये कह रहे थे कि आप जो हैं वो पैराडाइज में जा रहे हैं, जन्नत में जा रहे हैं। यानी पाकिस्तान के, मैं उस वक्त बैठा ये सोच रहा था कि यार हमारे मुल्क की हालात या हमारे मुल्क की जो सूरत हाल है वो यहाँ तक पहुँच चुकी है। पहले लोग जो है वो हम देखते थे कि जब आउट ऑफ कंट्री जाते थे तो लोग परेशान हो जाते थे कि यार ये अपना मुल्क। अगर कोई अनएम्प्लॉयड शख्स बाहर जाए ना तो समझ भी आता है कि उसके पास यहाँ नौकरी नहीं थी, रोजगार नहीं था। एक नौकरी होना और सरकारी नौकरी होना और एक अफसर के ओहदे के ऊपर फायदा होना, ब्यूरोक्रेट हो आप और उसके बावजूद जो है वो आप पाकिस्तान छोड़ रहे हैं। और पूरी पूरी फैमिली के साथ लोग जो हैं वो, ये फैसलाबाद में बहुत से लोगों में मैंने ट्रेंड देखा है, दोस्त भी हैं बहुत से, वो ये नहीं कहते अब कि मैं आउट ऑफ कंट्री जा रहा हूँ, वो कह रहा है कि सारी फैमिली का मैंने जो है वो वीज़ा लगवा लिया है। तो ये एक हैरानकुन है और इससे मुतल्लिक सोचना चाहिए कि लोग जो हैं वो अपनी पूरी फैमिली के साथ अपने मुल्क को छोड़ने को तरजीह दे रहे हैं। क्या सूरत हाल यहाँ तक पहुँच चुकी है, क्यों पहुँची है, और इसको जो है वो अब ये कब तक ये मामला जो है वो दुरुस्त होंगे और मुल्की हालात दुरुस्त होंगे कि लोग जो है वो ये समझेंगे कि अपने मुल्क में हम इन्वेस्टमेंट करके जो है वो मामलात को चला सकते हैं और जो चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। अपने मुल्क में भी इंशाअल्लाह ताला जो है वो बिज़नेस आगे बढ़ेगा और लोग अपनी अपनी फील्ड में आगे बढ़ेंगे। उसके साथ साथ लॉ इन्फोर्समेंट की जो सूरत हाल है उसको बेहतर करना चाहिए। यानी अगर आप पाकिस्तान में
अब जो पढ़ा लिखा तबका है भाई साहब, वो जब देखता है कि यहाँ पर बहुत से मसाइल पैदा हो रहे हैं, लॉ इन्फोर्समेंट की सूरत देखता है, दीगर मसाइल देखता है, तो फिर लोग जो है वो नई नस्ल मायूस होती है, वो खुद अपने जो होते हैं घर वाले सबको इस बात पे रजामंद कर लेते हैं कि हम जो है वो ये मुल्क अपनी फैमिली के साथ छोड़ देते हैं, किसी दूसरे मुल्क में चले जाते हैं। तो मैं तो बिल्कुल भी हम इस चीज़ को जो है वो सपोर्ट नहीं करेंगे। अपने मुल्क में रहना चाहिए, अच्छे और बुरे हालात तो आते रहते हैं। तो इस पर गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि ये जो मामलात हैं इनको कब तक बेहतर करना है, लोगों को रिलीफ किस तरह देना है। जो अदारों की परफॉर्मेंस है, वो जो इंतज़ामी अमूर हैं उसमें तो कम से कम बेहतरी जो है वो लाई जा सकती है, उसमें किस तरह से बेहतरी लगानी है। बिला वजह लोगों को क्यों तंग करना है। जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं को जो है वो फेस्को की तरफ से रिलीफ देना चाहिए, ना कि जो ताजर हैं उनको ओवर बिलिंग करके या दीगर मसाइल पैदा करके। ना सिर्फ फेस्को बल्कि दूसरे अदारे, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में सबसे पहले जिस शख्स ने लोहे का कारखाना लगाया था उस पर पूरा आर्टिकल मैंने पढ़ा था कि वो बहुत मायूस होकर यहाँ से मुल्क छोड़ चुका था, और उसने ये कहा था कि दुनिया भर में जो ताजर हैं उनको फैसिलिटीज़ फराहम की जाती हैं, सहूलियाँ दी जाती हैं, और बदकिस्मती से हमारे यहाँ ताजर के लिए ही मुश्किलात पैदा की जाती हैं। बिल्कुल, ताजर जो कि रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे हैं बड़े पैमाने पर, उन्हीं के लिए मुश्किलात जो है पैदा की जाती हैं। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक जी। सिटी एट 10 में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ अवैस अली मौजूद हैं, इमरान असलम मौजूद हैं। गुफ्तगू कर रहे हैं फैसलाबाद की बढ़ती हुई आबादी, ना सिर्फ फैसलाबाद की बल्कि पूरे मुल्क की बढ़ती हुई आबादी और हमारे कम होते हुए वसाइल। ये एक ऐसा जुमला है कि जो पूरे पाकिस्तान को डिफाइन करता है। बढ़ती हुई आबादी और कम होते हुए वसाइल। वसाइल को या तो बढ़ाया जाए या आबादी कम की जाए, और इन दोनों चीज़ों के लिए अवेयरनेस की ज़रूरत है, आगाही की ज़रूरत है। और हुकूमती लेवल के ऊपर इमरान ये बताएगा कि अभी तक हमें कोई आगाही कैंपेन्स नज़र नहीं आ रही हैं जो आबादी को कंट्रोल करने के वाले से हो या फिर अपने वसाइल बढ़ाने के वाले से कोई। जिस तरह अभी अवैस बता रहे थे कि फैसिलिटीज़ तक ख़त्म की जा रही हैं, जो बुनियादी फैसिलिटीज़ आवाम को इदारे दे रहे थे वो भी हमसे छीनी जा रही हैं। बुनियादी सहूलियत की बात करें, आप लोगों ने ना तो यूथ को जॉब्स दी, ना तो आपने यूथ को बिजनेस यहाँ पे रहने दिया, उल्टा यूथ से आपने उनकी जो फ्रीलांसिंग के बिजनेस कम्युनिटी थी उनको आपने ठेस पहुंचाई है। यूथ से फ्रीलांसिंग की तरफ गई, आप लोगों ने इंटरनेट बंद कर दिया, और इंटरनेट की बंदिश के बायस पाकिस्तान की यूथ है उसको रोज़ाना करोड़ों की बुनियाद पर नुकसान का सामना करना पड़ा। ऐसे में दुनिया जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी मुख्तलिफ डेवलप्स कर रही हैं चीज़ें, और हमने जनाब वो शज़ा फातिमा जो वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर्स हैं वो जनाब कह रही हैं कि हमें इसको बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं। आप बेहतरी की तरफ नहीं, आप उन फ्रीलांसिंग से पूछें जिनकी लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट रोजाना होती है और आपने उनको बंद कर दिया। 40 लाख फ्रीलांसर्स हैं सर। देखिए यूथ जो है वो आपका सॉफ्ट में बुलंद कर रही है, और इस टेक्नोलॉजी और IT की दौड़ में, और आपने इंटरनेट की बंदिश करके वही फिर मैनुअल तरीका कर दिया है। ऐसा होता नहीं है। या तो आप वसाइल दें, रोजगार दें, अदरवाइज कम से कम जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं उसको तो ना ख़त्म करें ना। देखें पाकिस्तान में जो पॉवर्टी रेशियो बहुत बढ़ चुकी है, और ऐसे में इनकी जानब से कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जो शहरियों की दाद रसी कर सके। बात तो ये है कि 90% लोग अगर मुल्क छोड़े हैं, वो जो 10% अशराफिया करप्ट माफिया बैठा हुआ है उनसे तो पूछें आप लोग क्यों नहीं छोड़े। जस्ट बिकॉज ऑफ वो उनका हक तलफ कर रहे हैं। हक तलफी जो है वो आपको पता है, जब तक पाकिस्तान में लॉ एंड जस्टिस तमाम जो लोग हैं वो इसमें प्रीमिसेस में अपने अपने दायरा इख्तियारात में तमाम चीज़ें नहीं करेंगे, तो तब तक आई थिंक ये चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती। अच्छा, मुझे ये बताएगा अवैस, जिस तरह भी इमरान बता रहे थे कि यूथ जो है वो बड़ी परेशान। मैं समझता हूँ कि IT के इस दौर के अंदर इंटरनेट बंद कर देना पानी बंद कर देने के मुतरादिफ है। मतलब 40 लाख फ्रीलांसर जो है वो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बैठा हुआ है। प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लिख दिया गया है कि पाकिस्तान के ऊपर एतबार मत कीजिए क्योंकि उनका इंटरनेट बहुत स्लो है। यानी कि हम हर तरफ से बुरे बन रहे हैं। हम पॉलिटिक्स से बुरे बन रहे हैं, हम इकोनॉमी से बुरे बन रहे हैं। अब हम ई-कॉमर्स का एक वाहिद प्लेटफॉर्म रह गया था जो बेचारे यूथ जो है वो अपनी मदद आपके तहत वो कुछ ना कुछ घसीट रहे थे और अपना नाम बना रहे थे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। अब वहां पर इंटरनेशनल एक प्लेटफॉर्म है फाइवर, जहां पर लिख दिया गया कि पाकिस्तान के ऊपर अपने बिहाफ के ऊपर एतबार करना। हम पाकिस्तान के ऊपर एतबार नहीं करते। जो पाकिस्तान का बंदा होगा वो आपको टाइम पर काम करके नहीं देगा क्योंकि उनका इंटरनेट स्लो चल रहा है। तो ये मैं कहूँगा, मैं समझता हूँ कि यूथ के लिए उनका माशी कत्ल है।
और सब ये बहुत ही ख़तरनाक बात है और बहुत ही बदकिस्मती की बात है। देखिए, एक तो हम जो है वो आईटी में दुनिया भर में बहुत पीछे हैं, और एक तो हम आईटी में पीछे हैं, दूसरा आईटी को फ़रोग देने के हवाले से गवर्नमेंट क्या इकदाम कर रही है, और इस वक्त जो है वो आईटी की दुनिया है। तो हम ये देख रहे हैं कि इस तरह की जो मायूस कुन सूरत हाल है कि नेट बंद हो जाता है, उससे लोगों को मुश्किलात होती है। जो आप ये बात कर रहे हैं कि उस पर बाकायदा तौर पर लिख दिया गया है, तो ये बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है इस वक्त जो गवर्नमेंट सेटअप मौजूद है उसके लिए, कि लोग जो हैं वो हम देखते हैं कि बच्चियां अपने घरों में बैठकर ऑनलाइन काम करती हैं। हर जो है वो आजकल ऑनलाइन रुझान है, तो लोगों का जो रोज़गार है वो ऑनलाइन बिजनेस से वाबस्ता हो चुका है। मगर उसमें उसको फ़रोग देने के लिए इकदाम करने की बजाय इस तरह के जो स्टेप्स हैं, देखिए पहले ही मायूसी की फ़िज़ा है पाकिस्तान में। हम ये बात कर रहे हैं कि लोग जो हैं वो अपनी फैमिलीज़ के साथ मुल्क छोड़ने पर मजबूर हैं, तो वो इसी वजह से मजबूर हैं कि जो ऑनलाइन सेटअप है उसको भी डिस्टर्ब किया जाता है। दूसरा, जो लोगों के कारोबारी हालात है वो आप बेहतर जानते हैं, वो तो पहले ही लोग मायूस हो चुके हैं, लोगों के जो फैक्ट्रियां हैं वो बंद हो चुकी हैं। तो ऐसे में सबसे जो मायूस कुन बात ये है कि ये तमाम तर सूरत हाल तो सामने है, वो हर एक को पता है, लेकिन इसको दुरुस्त करने के हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं, और पाकिस्तान का जो इमेज है दूसरे मुल्कों में वो क्यों ख़राब किया जा रहा है। क्या ये पाकिस्तान के साथ दोस्ती है? आने वाली नस्लों को हम क्या पैगाम दे रहे हैं? और आने वाली नस्लें जो हैं वो पहले ही आपसे मायूस हो चुकी हैं। लाखों की तादाद में नौजवान डिग्रियां लेकर मुल्क के शोबाजात को बेहतर बनाने की बजाय इस मुल्क को छोड़ने पर मजबूर हैं। तो पहले से हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसमें हम क्यों तब्दीली नहीं लेके आ रहे? हर अदारे में हम देखते हैं कि वो जो आज से 30 से 40 साल कबल जो कवानीन बने हुए थे उन पर ही अमल दरामद किया जाए। तो ये बहुत बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत है। आप इंतज़ामी अमूर में, हम कहते हैं कि इंतज़ामी अमूर में बेहतरी नहीं, ये बहुत ही लम्हा फ़िक्रिया है कि आखिर क्यों नहीं इंतज़ामी अमूर में अफसरान क्या सैलरीज़ नहीं लेते, क्या मरात नहीं लेते? आप देखें, आप इनकी मरात चेक करें, इनकी सैलरीज चेक करें, और इनको क्या क्या हम टैक्सेस के ज़रिए हम पे कर रहे हैं, मज़दूर तबका पे कर रहा है, ताजिर पे कर रहे हैं, इनको सहूलियत दी जा रही हैं, क्या अदारों में तब्दीलियाँ आ रही हैं, और क्राइम की जो जराइम की शरह है वो हम आए रोज़ देखते हैं, हमारे क्राइम रिपोर्टर की जानिब से तमाम तर चीज़ें रिपोर्ट की जाती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनमें बेहतरी लानी चाहिए ताकि लोगों की जो मायूसी है वो दूर हो, और कारोबार के लिए साजगार मौके फराहम करने चाहिए। और यहाँ पर यह हो रहा है कि हमारा जो ऑनलाइन बिजनेस है उसको फ्रीलांसिंग है, फ्रीलांसर्स के लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं, जो कि आपके लिए परेशानी का सबब नहीं बन रहे, बल्कि इस मुल्क में रहना चाहते हैं और यहाँ पर बैठ के कारोबार करना चाहते हैं। तो उनको भी आप जो है वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। तो हम देखते ये हैं कि जो सेटल्ड लोग हैं, यहाँ पर सेटल्ड लोग भी अपने आप को जो है वो महफूज नहीं समझते, ना बिज़नेस के लिए और ना रहाइश के लिए। तो फिर वो यही बेहतर समझते हैं कि अपनी जो है वो तमाम तर मुराद सेल करके, तमाम तर चीज़ें सेल करके वो आउट ऑफ कंट्री के लिए पूरी फैमिली जो है वो वीज़े लेती हैं। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका हम देख रहे हैं कि माहानावार लोग बड़ी तादाद में जो है वो आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं। तो अच्छा, इससे ज़्यादा चीज़ क्या हो सकती है वैसे कि लोग अब जो है ना कारोबारी बड़े बड़े जो ग्रुप हैं वो इवन इस पर भी राजी है कि हम इथोपिया तक के लिए जाने के लिए तैयार हैं, हम यू नेम इट, आप ये पूरी ग्लोब ऐप यहाँ पर हाथ रखें, ये कौन सा मुल्क है, हम यहाँ जाने के लिए भी तैयार हैं। यहाँ पे पाकिस्तान में हमारे लिए साजगार माहौल नहीं है। वहाँ इथोपिया के अंदर आप देखें, हालांकि अंडर डेवलप कंट्री है, वहाँ पर 4 रुपये फी यूनिट बिजली है, तो सनतकार वहाँ जाके सनतें क्यों नहीं लगाएंगे? वहाँ लेबर सस्ती है। तो ये फैसिलिटीज़ अगर आपको गवर्नमेंट दे रही है, टैक्स फ्री है वहाँ पर 20 साल के लिए, तो एक बहुत बड़ी फैसिलिटीज़ हैं जो पाकिस्तान के अंदर लैग कर रही हैं। एक छोटा सा वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी, सिटी एट 10 में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अवैस अली हमारे साथ मौजूद है, इमरान असलम मौजूद है। अवैस, मैं ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहा था बिजली के हवाले से। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, बिजली की कीमतें रिसेंटली बढ़ी भी हैं, मेरे ख्याल में गुज़श्ता 1-2 हफ्ते के अंदर 2 रुपये 20 पैसे जो है वो बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ है। तो ये आपको लगता है कि बजाय इसके कोई रिलीफ दिया जाए, और रिलीफ दिया गया, मेरे ख्याल में शर्तिया रिलीफ दिया गया, और उससे भी कोई आवाम को कोई खातिर ख्वाह फ़ायदा नहीं हुआ कि आप पिछले साल से भी ज़्यादा अगर बिजली इस्तेमाल करेंगे तो उस इजाफी बिजली के ऊपर आपको रिलीफ मिलेगा? बट साहब, ये तो बिल्कुल उसी प्रोडक्ट की तरह है कि जैसे उसका सीज़न आउट होता है तो आप उसके हवाले से जो है वो लोगों को कुछ रिलीफ देते हैं ताकि आपकी जो प्रोडक्ट है उसको सेल किया जाए, क्योंकि मौसम चेंज हो चुका है,
और डोमेस्टिक कंज्यूमर्स की जो बिजली की खपत है वो तो इंतहाई कम हो जाएगी, क्योंकि लोगों के जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की घरों की जो अशिया है वो बंद हो जाती है। लाइट सी जो है अमूमन वो घरों में इस्तेमाल होती है। तो ये तो इसको तो रिलीफ मेरे ख्याल से कहना भी गलत बात होगी। रिलीफ तो वो है कि अब जो मौसम गर्मा आएगा इससे सर्दियों के बाद, उसके हवाले से फेस्को या पावर सेक्टर क्या मंसूबा साजी कर रहा है, ये अहम है कि आने वाले मौसम गर्मा में लोग क्या इसी तरह से, आप यकीन करें भाट साहब कि मैं फेस्को के जो डिवीज़न और सर्कल दफातर हैं वहाँ पर हम रोज़ाना की बुनियाद पर जाते हैं, तो ख़वातीन जो है वो इतनी तादाद में हमने कभी नहीं देखा था कि सब डिवीज़न और डिवीज़न दफातर में ख़वातीन खुद अपने बिल उठाए जो है वो घरों की फिर रही थी इंस्टॉलमेंट्स के लिए, और बाकायदा तौर पर ये बता रहे थे कि हमने अपने घरों की फ़लाँ चीज़ सेल करके घर की अपना बिजली का बिल अदा कर रहे हैं। तो ये एक ऐसे मनाजर थे जो हमने इस जो है वो मौसम गर्मा में देखे कि लोग अपने घरों की चीज़ें सेल करके अपना बिजली का बिल जमा करा रहे थे। तो अब तो लोगों के घरों की चीज़ें भी मेरे ख्याल से ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि अब जो मौसम गर्मा आएगा उससे कबल इस तरह से लोगों को रिलीफ कभी भी नहीं मिल सकेगा कि अब जो अजाफा है, अजाफा तो हरगिज़ भी लोग जो है वो आइंदा मौसम गर्मा में इससे ज़ायद बिल नहीं दे सकते। इससे कम आप लोगों को कोई पॉलिसी लेके आएंगे। अगर आपने प्राइवेटाइजेशन मौसम गर्मा से पहले करनी है तो जिस कंपनी से आप एग्रीमेंट करेंगे वो कंज्यूमर्स को क्या बेनिफिट देगी, किस रेट पर वाला देगी, कम से कम करें, तो जिस तरह पीआईए के साथ इन्होंने वही पीआईए वाला वो सेटअप, तो उससे जो है, क्योंकि पीआईए देखे हम देखते हैं कि वो जो लोग सफ़र करेंगे आउट ऑफ कंट्री उनकी तादाद इतनी नहीं है। ये तो जो तमाम तर पाकिस्तान के बासी हैं, शहरी हैं, बिजली उनका मसला है। तो कम अज़ कम इससे मुतल्लिक जो है वो पावर सेक्टर को बैठ कर एक मनसूबा साजी, जामिया मनसूबा साजी करना होगी, ताकि लोगों को रिलीफ दिया जा सके, लोगों को बिजली के बिलों के चक्कर से निकाला जा सके। आप देखें कि हर जो है वो शहरी उसका यही मसला दिखाई देता है, खवा वो डोमेस्टिक कंज्यूमर हो, कमर्शियल इंडस्ट्रियल, मेरा बिजली का बिल जो है यार इतना मुझे जो है वो फेस्को ने भेज दिया है। तो ये जो मसला है इसको सोचना होगा। IMF की शराइत जो हैं वो भी अब बदकिस्मती से हम पर लागू हैं, और मौजूदा जो गवर्नमेंट सेटअप है उसके मुताबिक उनकी मजबूरी है चलना, लेकिन उसमें से बहुत सी गुंजाइश निकल सकती है। बहुत से ऐसे जो एग्रीमेंट हैं IPPs के साथ उनको कैंसिल किया जा सकता है, और हमें हमारे ज़राए के मुताबिक पता भी चला है कि उस पर गवर्नमेंट काम भी कर रही है। तो ये काम ज़रूर करना होगा, और बहुत से जो एग्रीमेंट हैं उनके हवाले से गवर्नमेंट को सोचना होगा, तब जाके आवाम को रिलीफ मिल सकता है। अगर कम से कम कहें इनको जो अकॉर्डिंग टू यूनिट्स हैं वो बिल भेजना चाहिए। जैसा वफाकी मौसम में इनके एक्शंस आते हैं डिवीज़न भर के, तो हेयरिंग के दौरान शहरियों की दाद रसी करने में वफाकी मौसम को सेटिस्फाई नहीं कर पाते। कम से कम आप अकॉर्डिंग टू यूनिट्स बिल भेजें। ओवर बिलिंग के मसाइल है ना, ओवर चार्जिंग के मसाइल है, और जो महकमा तवानाई ने भी फिगर जारी की हैं कि फैसलाबाद के सूबाई अदारों में जो ओवर बिलिंग की गई है वो अरबों की गई है। कम से कम वो वेरिफिकेशन भी अभी शुरू की गई है कि कम से कम आप लोग ये तो बताएं ना कि कितना एक्चुअल आपकी रीडिंग थी, कितना इजाफी बिल आया है। तो इस पर आई थिंक जितने भी बिजली की तकसीम कर कंपनीज हैं उनको जामे हिकमत अमली अपनानी चाहिए कि कम से कम अकॉर्डिंग टू यूनिट्स, अकॉर्डिंग टू रीडिंग, वो मतलब दे हैव टू सबमिट द बिल, तो ओवर ना किया जाए, जिसमें शहरी को मसाइल ओवर बिलिंग के आते हैं। आपने देखा होगा इमरान के बिजली का बिल जो होता है ना उसके ऊपर बिजली कंसूम जो होती है ना वो 3-4 हज़ार रुपए की होती है मुतवसत तबके के लिए। बाकी इजाफी टैक्सेस वगैरह सारे ऐड करके वो 8-10 हज़ार रुपए कहानी पहुंच जाती है। तो मेरे ख्याल में जो यूनिट्स हैं वही चार्ज किया जाए गरीब आवाम से। बिल्कुल ऐसा, जो इजाफी टैक्सेस हैं, पीटीवी का बिल है तो फर्दर टैक्स है, मतलब यही तो सबसे बड़ा मसला है कि जो बुनियादी रेट है टैरिफ का, कि उससे उसका बिल हमसे नहीं लिया जा रहा। जो IPP के साथ एग्रीमेंट हैं और दीगर टैक्सेस हैं, और बहुत सारे जो ऐसे बिलों में टैक्सेस शामिल हैं जो फेस्को ने नहीं लेने। FBR अपने बहुत से टैक्सेस जो है वो बिजली के बिलों में शामिल करके जो है वो लोगों से वसूल कर रहे हैं। तो लोग समझते हैं कि ये जो बिजली का बिल है यही सब कुछ हमसे ले रहा है, और उसमें इतने टैक्सेस हैं कि जिनका जो वो हिसाब नहीं किया जा सकता। हाँ, टैक्सेस ने जो है ना वो इस वक्त आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। आपकी सैलरी आती है, आप उस पर भी टैक्स दे रहे होते हैं, उस सैलरी से फिर आप जो कुछ खरीद रहे होते हैं उसके ऊपर भी टैक्स दे रहे होते हैं। तो टैक्सेस ने आवाम की कमर वाकई में हकीकी तौर पर तोड़ के रख दी है। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उससे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इमरान का भी, और बहुत शुक्रिया वैसा आपने हमें ज्वाइन किया। छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक जी। CTR 10 में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और प्रोग्राम को बढ़ाते हैं और आगे और चलते हैं अब
हेल्थ टिप की तरफ, एक्सरसाइज की टिप की तरफ। एक्सरसाइज क्यों ज़रूरी है, वर्जिश क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपने फिजिकली और मेंटली भी खुद को हेल्दी रखना है, और फिजिकली और मेंटली हेल्दी रखने के लिए अपने आपको कोई ना कोई वर्जिश के अंदर इन्वॉल्व होना होगा, कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी अपनानी होगी पूरे दिन के अंदर जिसमें आप कसरत कर रहे हो या वॉक कर रहे हो या एक्सरसाइज कर रहे हो। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी इस वजह से क्योंकि आपने एक्टिव रहना है, फिट रहना है। फिट रहेंगे तो आप अपना और अपने साथ साथ अपनी फैमिली का जो है ख्याल रख सकेंगे। उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता, वो कम से कम सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ लेते हैं, नीचे उतर लेते हैं, जिससे उनकी कोई ना कोई खाना खाया पिया जो है हजम हो जाता है। हमेशा डॉक्टर साहिबान की तरफ से ये कहा जाता है कि आपने बहुत ज़रूरी है कि खाली पेट सोना है। अब खाली पेट सोने के क्या फ़वायद हैं? उसके फ़वायद ये है कि आप में बहुत सारी गैसेस जमा नहीं होती, आप खा के बैठे रहते हैं, ओबेसिटी होती है पहली चीज़, ब्लड प्रेशर होता है, शुगर होता है, और ये वो 2 बीमारियां हैं जिससे आपको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। रूट कॉज हैं ये बीमारियां बहुत सारी दीगर बीमारियों की, जिसकी वजह से हमें खुमियाजा भुगतना पड़ता है। अच्छा, ख़ास तौर पर बात करें वर्जिश के हवाले से, तो वर्जिश इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको एक्टिव रहना है, और आपको जब आप एक्टिव रहेंगे तो आप काम कर पाएंगे। लोग कहते हैं हम काम की वजह से वर्जिश के लिए टाइम नहीं निकल पा रहे। मैं कहता हूं कि वर्जिश के लिए टाइम निकालेंगे तो काम कर पाएंगे। इट्स दी ऑपोजिट वे, आई गेस दी अदर वे अराउंड। आप अगर फिट रहेंगे तो आप काम कर पाएंगे ना। तो फिट रहने के लिए, बीमारियों से खुद को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने वज़न को मेंटेन रखें। डॉक्टर साहिबान और जितने भी इंस्ट्रक्टर हैं जो कि आपको एक्सरसाइज सिखाते हैं, वो ये हमेशा बताते हैं कि आपको अपना वज़न जो है वो कंट्रोल्ड रखना है। वज़न कंट्रोल्ड रहेगा तो आप जो है वो फिट रहेंगे। वज़न को कंट्रोल करने के लिए आपको खाने पीने के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको ओबेसिटी को कंट्रोल करने के लिए आपको जो आप इनटेक कर रहे हैं रोज़ाना की बुनियादों पर, उसमें देखना होगा कि कितनी कैलोरीज हैं, कितना फ़ैट है। और बस ये समझ के खा लिया कि एक दिन आपने दोपहर का खाना 2 बजे खा लिया है, दूसरे दिन आपने 3 बजे खा लिया है, उससे अगले दिन आपने खाया ही नहीं है, उससे अगले दिन इतना ज़्यादा खा लिया है और कंपनसेट कर रहे हैं क्योंकि मैंने पिछले दिन नहीं खाया। तो ये चीज़ें जो है ना वो आपके लिए बीमारियों का बायस भी बनती हैं, और इससे बहुत सारी बीमारियां भी जन्म लेती हैं, और इसके साथ साथ आपकी मेंटल हेल्थ मुतासर होती है। तो इससे सिर्फ फिजिकल हेल्थ मुतासर नहीं होती, आपकी मेंटल हेल्थ भी मुतासर होती है। और मेंटल हेल्थ मुतासर इस वजह से होती है, फिर लोग डिप्रेशन में जाते हैं, एंजाइटी में जाते हैं, और जब वो एंजाइटी में जाते हैं उनको मज़ीद भूख लगती है और वो ज़्यादा खाते हैं, और जब वो ज़्यादा खाते हैं तो फिर उनको मोटापा होता है। और मोटापा जो है ये जड़ है बीमारियों की, ये हकीकी तौर पर जड़ है। ये एंजाइटी, ये डिप्रेशन, ये टेंशन, ये सारी की सारी वजूहात है जिसकी वजह से आपको बहुत सारी बीमारियों को जो है वो झेलना पड़ता है। और जब एक दफ़ा मोटापा हो जाता है तो उससे फिर ये होता है कि फिर आप उसको कंट्रोल करने के लिए जो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है करनी पड़ती हैं। बहरहाल एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। सिटी एट 10 में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, बिना किसी ताख़ीर के उनकी तरफ चलते हैं और उनका तारुफ आपको करवाते हैं। हमारे स्टूडियो में आज हमारे साथ विराजमान हैं हाजी मोहम्मद शहजाद आलम साहब, जो कि CEO हैं शहजाद पम्प्स के, मारूफ कारोबारी शख्सियत हैं। वी आर ऑनर्ड कि आज उन्होंने हमें हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन किया। उनके साथ साथ तशरीफ़ रखते हैं इंजीनियर साकिब शहजाद साहब, जो कि डायरेक्टर है शहजाद पम्प्स के। थैंक यू सो मच फॉर बोथ ऑफ यू ज्वाइनिंग अस। आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आज साहब? खैरियत से हैं आज साहब? यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर अस। मैं समझता हूँ कि हमारी यंग जनरेशन के लिए, और वो हजरात जिन्होंने ज़ीरो से अपना बिजनेस शुरू किया। अच्छा, अब आपकी कामयाबी को देखकर लोग ये कहते हैं कि अच्छा वो दौर अच्छा था जब आपने कारोबार किया, इन्वेस्टमेंट का दौर था, सरमायाकारी का दौर था, बिजनेस फ्रेंडली माहौल था। अब दौर अच्छा नहीं है। गालिबन अगर आप उस दौर में चले जाएं, उस दौर में भी आप कंप्लेन करेंगे कि हुकूमत से हमें कुछ ना कुछ मुतालबात हैं और अभी भी दौर अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आपने स्टार्ट किया और आपने कामयाब होकर दिखाया। एक ऐसा ब्रांड बनाया आपने जिसने एम्पायर खड़ी की, कि जिसने ना सिर्फ फैसलाबाद बल्कि लाहौर में भी मैं शहजाद पम्प्स का बड़े बोर्ड देखता हूँ। तो मुझे बताएगा कि क्या वाकई में हकीकी तौर पर हर दौर जो होता है वो शिकायत का दौर ही होता है, जिसमें कुछ ना कुछ डिमांड्स बिजनेसमैन की होती हैं, और बिजनेस कारोबार शुरू करने के लिए हर दौर जो है वो अच्छा दौर होता है? थैंक यू शराज साहब, आपने हमेशा बिजनेस कम्युनिटी को चांस दिया है कि वो अपने इज़हार राय दे सकें। हालात ये है कि मैंने 1976 से बिज़नेस शुरू किया था। मेरे पेरेंट्स ने एजुकेशन के बाद मुझे जब बिज़नेस हैंडल किया तो मुझे बिज़नेस की कुछ टिप्स दी थी कि बिज़नेस ऐसे होता है।
जिसमें पहली टिप्स थी कि जब तक आप टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं करेंगे, जब तक आप कस्टमर की सेटिस्फेक्शन नहीं करेंगे, तब तक आप तरक्की नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह 76 से एवरी ईयर हमने रिजल्ट्स बेहतर दिए हैं। हमने पाकिस्तान से बाहर अपनी चीज़ें एक्सपोर्ट की हैं। जो नई नई इजादात दुनिया में आती हैं वो सबसे पहले हम अडॉप्ट करते हैं, उसमें हम फर्स्ट स्टेज पे होते हैं। लकीली ये हुआ कि मेरे 3 बेटे हैं, तीनों को मैंने इंजीनियरिंग करवाई, उन्हें मैंने लम्ब से मास्टर करवाया। जब वो एजुकेशन के बाद आए हैं तो उन्होंने 4 चांद लगा दिए हैं। अब हम अल्हम्दुलिल्लाह कंट्री लेवल पे पाकिस्तान को लीड कर रहे हैं अपनी इंजीनियरिंग की इंडस्ट्री में। और ये आपके लिए, फैसलाबाद के लोगों के लिए एक एजाज़ है कि हम वर्ल्ड कंपटीशन में पहले नंबर पे है एनर्जी कंजर्वेशन में। ज़बरदस्त। जब भी कोई टेस्ट होता है, शहजाद पंप जो कि फैसलाबाद से आपका तल्लुक़ है, फैसलाबाद से मेरा तल्लुक़ है, फैसलाबाद को ये एजाज़ हासिल है कि हम इंटरनेशनल अवार्ड रखते हैं। हमें दूसरे ममालिक में भी अप्रिशिएट किया जाता है। पिछले दिनों अमेरिका में भी एनर्जी के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें मैं भी जाता हूँ, मेरा बेटा बाबर शहजाद भी जाते हैं। अल्टरनेटिव एनर्जी के ऊपर दुनिया काम कर रही है। तो मैं आपको चंद गुजारिशात करता चलूँ कि पिछले जब सीएम थे शहबाज शरीफ, इन्होंने एक रिसर्च की थी कि एग्रीकल्चरल सोलर पंप्स लगाए जाएं। ठीक है। उस वक्त पाकिस्तान में बिफोर 10 ईयर्स, बिफोर 8 ईयर्स कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो एक टीम चॉइस की गई थी पाकिस्तान लेवल के ऊपर, जिसमें साकब साहब, मैं, मेरा छोटा बेटा बिलाल, एज ए सीएम प्रोटोकॉल के हम इंडिया विजिट करके आए थे। अच्छा। इंडिया वर्ल्ड बैंक के तवसत से वहाँ पे ज़िम्मेदारों को ये सहूलत दी गई है कि वो सोलर के ऊपर पंप चलाएं और बिजली की बचत करें, जिससे उनकी ज़राअत ने बहुत तरक्की की। सही। और मैंने आके सीएम को ब्रीफिंग दी, पूरी कैबिनेट को ब्रीफिंग दी। उस वक्त नसीम सादिक साहब थे डीसी लाहौर, उन्होंने भी मुझे ज्वाइन किया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे रिजल्ट से पाकिस्तान भी इंडस्ट्री ज़राअत तरक्की कर रही है और मैं समझता हूँ कि 50% लोग सोलर एनर्जी पे ऊपर कन्वर्ट हो चुके हैं। और मेरे ख्याल में बारिश का पहला खतरा आप साबित हुए हैं सोलर से पंप चलाने में। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम शुरू से कोशिश में रहे हैं कि जिद्दत दें, और ऐसा ही हुआ कि ये सोलर पंप्स हमने इंट्रोड्यूस करवाए। इसको गवर्नमेंट सेक्टर में अप्रिशिएट भी किया गया है। और ये एजाज़ात कोई छोटे एजाज़ात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। कि टेक्सटाइल सिटी में बैठ के हमने इंजीनियरिंग को अरूज बख्शा और अल्लाह ताला ने हमारी मदद की। और सबसे बड़ा एजाज़ जो है वो ये है कि आपका ताल्लुक जो है वो फैसलाबाद से है, तो ये फैसलाबाद के लिए प्राउड मोमेंट है और फ़ख्र है कि फैसलाबाद में एक ऐसा ग्रुप मौजूद है जो कि इंजीनियरिंग को और सोलर से जो है वो पंप को चलाने के लिए और ख़ास तौर पर उसके ऊपर बहुत तवज्जो दे रहे हैं। और गालिबन इसमें अगर बात करें बाबर शहजाद साहब के साथ जो आपके बेटे हैं, उनकी एक बड़ी कारकर्दगी है फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में। वो एग्जीक्यूटिव मेंबर भी रहे हैं गुज़िश्ता साल, तो उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस में वो जाते हैं, ना सिर्फ वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, शहजाद पंप्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, बल्कि इसके साथ वो फैसलाबाद को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो साकिब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। साकिब साहब, मुझे आप बताइएगा, आपको लगता है कि ये जिसे कहते हैं ना कि नीड ऑफ एन आवर, मौके के ऊपर जो है ना चौका लगाने वाली बात है कि बिजली की कीमतें इस हद तक बढ़ गई हैं, आम आदमी, मैं आपको जनरल एक अभी ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे, 80,000 ऐसे डोमेस्टिक सार्फिन हैं जिनके कनेक्शंस गुज़िश्ता महीने फेस्को ने काट दिए हैं। वो इस वजह से काटे हैं क्योंकि वो इंस्टॉलमेंट नहीं करवा सके, इंस्टॉलमेंट की सहूलत खत्म कर दी है फेस्को ने। तो इसका मतलब है सर्दियों में भी लोग, पंखा जहां नहीं चल रहा, जहां बिजली का इस्तेमाल कम है, उसके बावजूद लोग अपना बिजली का बिल नहीं पे कर पा रहे। और बिजली का पे करने में सबसे बड़ा हिस्सा जो होता है वो आपके पंप का होता है, जो आपका रेंट पंप लगा होता है घर के अंदर, जो मोटर लगी होती है। तो मेरे ख्याल में ये शहजाद पंप ने एक इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है सबमर्सिबल पंप इंट्रोड्यूस करवा के, कि जिससे आप सबमर्सिबल पंप हो गया सोलर के जरिए, तो ये डोमेस्टिक यूजर्स भी इससे फायदा उठा सकते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शुक्रिया आपका जी, आपके इनविटेशन का। और शिराज भाई, जैसे अभी आपने बताया खुद भी कि घरों में मोस्टली जो एनर्जी कंजम्पशन है वो डीप वेल पंप, जिसको हम आम तौर पे रेड पंप बोला जाता है, उस पंप की होती है। और लोगों में टेक्निकल अवेयरनेस की कमी की वजह से लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि आपका जो लाल पंप है वो डेली आपका 1.5 टन के एसी से ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा होता है यौमिया बुनियादों पर। जी जी। और एसी तो फिर हम घंटे बाद शायद ट्रिप हो जाता हो। अब जो ये पंप है, पानी का लेवल नीचे जाने की वजह से इनमें प्रॉब्लम ये कि ये सारा दिन चलते रहते हैं और लोगों को अंदाज़ा ही नहीं होता कि उनका बिजली का बिल इस वजह से कितना बढ़ रहा है। मैं खुद चूँकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, मेरी एक कंपनी जो सोलर को भी डील करती है,
तो हम अक्सर अपने क्लाइंट्स को ये अवेयरनेस देते हैं कि देखें सोलर पर आना तो एक चीज़ हो गई, लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपना सबमर्सिबल पंप ही रिप्लेस कर देते हैं तो दैट मीन्स कि आपने अपना 70% एनर्जी का बिल रिड्यूस कर लिया, 70%। और ये हम गारंटीड रिजल्ट्स, यानी इसको टेक्निकली भी हम इसको प्रूव करके देते हैं कि आपका पंप ना सिर्फ ये कि 70% एनर्जी कम कंज्यूम करेगा, पंप की लाइफ भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आपकी बात को ही मैं उसको ऑनर करते हुए आगे चलूँगा कि टेक्निकली अगर आप नई टेक्नोलॉजी को टाइम पर अडॉप्ट कर लेते हैं तो वही आपकी एक जीत होती है हमेशा से। बिल्कुल, और इस टेक्नोलॉजी को मैं तो समझता हूँ कि इसको एज सुन एज पॉसिबल अपनाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त ना सिर्फ फैसलाबाद के बल्कि पूरे मुल्क के हालात ये है कि लोग बिजली का बिल अदा नहीं कर पा रहे। तो ऐसे ये बताएगा कि इस हद तक गुर्बत बढ़ गई है, इस हद तक लोग, जैसे मैंने पहले बताया कि 80,000 कनेक्शंस का कटना फैसलाबाद के अंदर, सिर्फ ये एक लम्हा फिक्रिया है कि लोग अपने बिजली के बिल सर्दियों में भी नहीं अदा कर पा रहे हैं। तो लोगों को बड़ी सहूलत मिलती थी कि लोग अपने पहले इंस्टॉलमेंट करवा देते थे, फेस्को ने इंस्टॉलमेंट की फैसिलिटी ख़त्म कर दी है। तो मेरे ख्याल में अब अगर लोग पंप्स ये इस पे कन्वर्ट होते हैं तो 70% अगर बिजली की बचत होती है तो दे विल बी एबल कि वो अपना बिजली का बिल बेहतर तरीके से अदा कर पाएंगे। शिराज साहब, बात ऐसे है कि सबसे पहले तो कौम को एजुकेट करने की ज़रूरत है, अवेयरनेस कि हमें चेंजिंग के साथ साथ चलना है। जिस ज़माने में टच मोबाइल नहीं होते थे उस वक्त लोग मैनुअल मोबाइल से काम करते थे। इसी तरह लोगों ने टच मोबाइल पे आए हैं, नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की है, नए रिजल्ट्स लिए हैं। सबमर्सिबल की ऐसा चीज़ है जिसके ऊपर आपका 70% सेविंग होगी और रोज़ रोज़ की उसकी रिपेयरिंग से भी आपकी निजात होगी। डोमेस्टिक 80% लोगों का, जिनका आप कह रहे हैं बिजली का बिल कटा, मेरे शहर का अलमिया ये है कि या एक इंडस्ट्री है या 5,000, 2,000, 4,000 लेबर है उसके अंदर। लेबर जो अफोर्ड नहीं करती, लेबर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो बच्चे अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं दिला सकते। लेकिन अब शहजाद पंप्स और सिटी 41 आज लोगों को ये बता रहे हैं कि अगर आप ये वाला डिसीजन ले लेते हैं तो आपकी डोमेस्टिक भी सेविंग होगी। इंडस्ट्री तो 90% नहीं तो 80% कन्वर्ट हो चुकी है सबमर्सिबल के ऊपर। एग्रीकल्चरल में भी लोग डे बाई डे सबमर्सिबल पे जा रहे हैं। डोमेस्टिक वाले ये समझते हैं कि हमारा 2 घंटे पंप चलना है तो 2 घंटे के अंदर उनका धुआं निकल जाता है। सही बात है। उन्हें चाहिए कि एज सुन एज पॉसिबल नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कराएं। अभी हमने कस्टमर को फैसिलिटेट किया है कि उससे इंस्टॉलेशन भी दे देते हैं, यानी वो पंप हमसे परचेज करता है, उसके घर में इंस्टॉलेशन, बोरिंग सब कुछ करवा देते हैं ताकि उसको वो परेशानी ना हो, उसके लिए एक स्टेप अगले स्टेप्स में ना जाना पड़े, परचेज कहाँ से करेगा, बोरिंग कहाँ से होगी। ये हम लोगों ने जब फैसिलिटेट कर दी है तो अब डे बाय डे लोगों को। अच्छा, मुझे थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि एक आम रेड पंप है जिस तरह से वो काम करता है और तकरीबन कम से कम वो अगर मैं अंदाज़ा लगाऊं तो आधा घंटा तो वो चलता है कम से कम। एक छोटे घर के अंदर वो आधा पौना घंटा चलता है, उसके बाद उसने टंकी पूरी भरनी होती है। एक सबमर्सिबल पंप है वर्सेस सबमर्सिबल पंप, जो सबमर्सिबल की कितनी देर चलता है, कितनी देर में कैपेसिटी पूरी कर देता है और उसके अंदर इसके अंदर चलने में कितना डिफरेंस है? वो जो ना जी डाटा लिखा होता है हर पंप के ऊपर। अच्छा। मोस्टली जो लाल पंप है ना जिसे हम रेड पंप कहते हैं, एक्चुअली इसका नाम है डीप वेल पंप। अच्छा। ये पंप जो है ये लेता है, फर्ज करें 6 एम्पेयर लेके, ये 7 एम्पेयर लेके 2000 लीटर पर आवर पानी देता है। सबमर्सिबल पंप 5 एम्पेयर लेके 10,000 पानी देता है। अच्छा, एक तो ड्यूरेशन भी कम हो गया, ड्यूरेशन पानी की इस्तेमाल की 5 गुना पानी ज्यादा हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपको 6 टाइम एनर्जी की सेविंग होगी। 6 टाइम एनर्जी की सेविंग बड़ा स्टैंड है। अभी आपने जो बात की है ना आधा घंटा चलता है छोटे घरों में। मैं छोटे घर की बात हूँ, 2-3 बड़े घर है ना जो 1 कनाल का 2 कनाल का, जहाँ पे तो 2 घंटे पानी धोना भी होता है, वहाँ भी एक्चुअल ये जहाद है मुल्क के लिए, ये जहाद है पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए कि लोगों को मुस्तफीद किया जाए, लोगों का बिजली का बिल कम हो और हमारे जो नेशनल ग्रिड के ऊपर लोड है वो भी कम से कम हो जाए। तो ये मुझे साकिब साहब ये बताइएगा कि जिस तरह से अभी हाई साहब बता रहे हैं कि वो 7 एम्पेयर ले रहा है, ये उसके कंपैरेटिवली बड़े कम एम्पेयर ले रहा है, कैपेसिटी पानी की ज्यादा दे रहा है, 5 टाइम्स ज्यादा दे रहा है। अगर इसको हम साल से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेट्स से साल से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे साल में कितनी बचत हो जाएगी एक आम आदमी के लिए? 4-5 मरले का एक एवरेज घर होता है, तो उसको कितनी बचत हो सकती है और कितना वो बचा सकता है इन टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बिल? शिराजवी, चूँकि हमारे जो नाजरीन हैं वो सिर्फ फैसलाबाद सिटी से ताल्लुक़ नहीं रखते, फैसलाबाद की पूरी डिवीज़न जो है वो हमें देख रही है,
तो आपके सवाल से पहले मैं एक तो इसमें एक एडिशन ये करना चाहूँगा जी जी कि फैसलाबाद की सराउंडिंग्स के लिए जो हमारे सबमर्सिबल या डीसी सबमर्सिबल पंप्स हैं, वो एक उससे भी अगली लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो हमारा जो चनियोड, झुमरा, ये सांगला, ये सब एरियाज़ में, इन एरियाज़ में बहुत सक्सेसफुली चल रहे हैं अब। और उनमें हमने एक नई ऑप्शन दे दी है कि अगर आप चाहें तो उनको बिजली के साथ साथ आप एक अपना सोलर पैनल लगाकर भी चला सकते हैं। तो वैसे तो अब आपके सवाल की तरफ भी आता हूँ कि मिनिमम हम ये समझते हैं कि अगर किसी क्लाइंट का घर 5 मरले का घर है तो मिनिमम सिर्फ पंप रिप्लेस करने से वो एक महीने में को 5 से 8 हज़ार रुपये की मिनिमम सेविंग कर लेता है। ठीक है जी, यानी जिस बंदे का बिल 15-20 हज़ार था उसका अगर 7-8 हज़ार रुपया बिल कम हो जाता है तो एक अच्छा खासा बर्डन, वही जो उसने किस्त करवानी थी वो बिल वैसे ही उसका कम हो जाता है। तो वो इस काबिल हो जाता है कि वो अपना यही पैसे अपनी किसी और यूज़ में ले आए, उसको किसी पॉजिटिव यूज़ में ले आए और उससे अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को बेहतर तौर पर वेल बीइंग के लिए यूज़ कर सके। और मेरे ख्याल में अगर वो 8-10 हज़ार रुपये एक महीने का बचाता है तो कम से कम वो 1 लाख रुपया पूरा महीने का, साल का बचा रहा है। तो एक बहुत बड़ी सेविंग है उस मुतवस्सिल के लिए जिसके लिए 1 लाख रुपए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और वही 1 लाख रुपए जो है वो प्रोडक्टिव वे में कहीं और इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह साहब साहब ने बताया कि बच्चों की फीस के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है, कहीं और इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये नई टेक्नोलॉजी के ऊपर हमें शिफ्ट करना होगा, लेकिन उसके लिए अवेयरनेस, आगाही की ज़रूरत है। और आगाही कैंपेन जो है वो किस तरह से चलाई जाएगी, किस तरह से नए बिजनेस की तरफ आया जा सकता है, नए स्टार्टअप्स किस तरह से शुरू किए जा सकते हैं, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी, सिटी एट 10 में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। हम गुफ्तगू कर रहे हैं बिजली के बिल में जो है वो कमी किस तरीके से लाई जा सकती है और सबमर्सिबल टेक्नोलॉजी जो है वो किस हद तक आपके लिए कारामद साबित हो सकती है। एक तरफ आप जो है वो अपने घरों के अंदर लाल पंप का इस्तेमाल करते हैं, जो मोटर चलती है आपके घर में, वो चलती है 2-3 घंटे, उसके बाद वो आपको पानी फिल करके देती है, फिर उसके बाद शाम को आपको दोबारा चलानी पड़ती है। और दूसरी जानिब आपके पास सबमर्सिबल पंप होता है जो बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो एक दफ़ा चलती है। और जो लाल पंप चल रहा है उसके मुकाबले में वो मेरे ख्याल में उसका कुछ छोटा सा हिस्सा लेती होगी और वो आपको मेरे ख्याल में गालिबन पूरा 1 दिन बल्कि 2 दिन पानी भी प्रोवाइड कर सकती है। उसके बाद शायद 2 दिन बाद आपको उसको चलाने की जरूरत पड़े। तो आपकी बिजली की बचत किस हद तक हो रही है आप ये अंदाजा लगा सकते हैं। एक ही चीज़ है आपके घर के अंदर जो मुसलसल चल रही होती है और वो होता है आपका लाल पंप। इसमें बिजली की किस तरह से बचत की जा सकती है, हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद पंप्स के CEO हाजी मोहम्मद शहजाद आलम साहब, उनसे हम गुफ्तगू कर रहे हैं। उनके बेटे भी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा ऐसा मुझे बताइएगा, आपने बिजनेस स्टैब्लिश कर लिया, उसके बाद ये सोचा कि बच्चों को इंजीनियरिंग की तरफ लेके आना है, या फिर बिजनेस स्टैब्लिश हो रहा था अभी और उस दौरान आपने सोचा कि यार ये इंजीनियरिंग ही करेंगे और बिजनेस ही संभालेंगे, क्योंकि एवरीथिंग वेंट अप टू डेट, यानी कि हर चीज़ जो आपने सोची थी अल्हम्दुलिल्लाह उस तरह से आपने अचीव की है जो आपने सोची थी। यही वजह है कि तीनों को इंजीनियर बनाया और तीनों जो है इंजीनियरिंग शोबे के अंदर आए और उसमें एक्सेल कर रहे हैं। तो ये मुझे बताइएगा, आपने पहले से सोच रखा था या एक्सीडेंटली ये सोचा कि नहीं जी अब मेरे ख्याल में बिजनेस चल पड़ा है तो इंजीनियर ही बनेंगे? शराज साहब, बात एक प्यार की बात है। जब माँ बाप का बच्चा पैदा होता है ना तो उसको एक ही ख्वाब देते हैं, इसे बादशाह बनाऊंगा। Exactly. जो भी माँ बाप होते हैं ना, इसे बादशाह बनाऊंगा। अब बादशाह जो ना किंगडम वाला दौर नहीं है, अब बादशाह ही अपनी फील्ड की बादशाही। जबरदस्त। जिस बंदे ने अपनी फील्ड के ऊपर मेहनत की, उसके लिए प्लानिंग की, उसको अल्लाह ताला ने इज्जत दी। हुआ ये कि बाबर साहब जो आपसे मिलते रहते हैं, मेरे बड़े बेटे हैं, इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में बैचलर किया है। साकब साहब ने इलेक्ट्रिकल में किया है। छोटा बेटे उन्होंने मैकेनिकल में इंजीनियरिंग की है। और इंजीनियरिंग एक मुकम्मल एजुकेशन है जिसे बैचलर एजुकेशन कहते हैं। इसके बाद इन्हें मैंने मास्टर करवाया ताकि इन्हें बिजनेस के हो तमाम ट्रिक्स पता चल जाए, इंटरनेशनल दुनिया में कैसे सर्वाइव करना है, पाकिस्तान में कैसे सर्वाइव करना है। फिर जिस अदारे के अंदर 3 इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के इंजीनियर एज ए डायरेक्टर काम कर रहे होंगे, उनकी ग्रोथ और होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास मज़ीद इंजीनियर्स हैं, चूँकि मैं इंजीनियर की इफादियत समझता हूँ और मैं ना सिर्फ अपने तौर पे इंजीनियरिंग को प्रमोट करता हूँ, बल्कि पाकिस्तान के और फैसलाबाद के जो इंजीनियरिंग के अदारे हैं, जिसको आप पॉलिटेक्निकल कॉलेज कहते हैं, टेक्निकल इंजीनियरिंग कॉलेज समझ लें, मैं उन्हें भी जाके कुछ ना कुछ मुआवनत देता हूँ। उन्हें टेक्निकल सपोर्ट दी जाती है, उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट दी जाती है, उनको प्रमोशन दी जाती है कि दुनिया में कैसे कैसे आगे जाना है। तो ये हादसाती बात नहीं है,
इसके लिए कुछ 30 साल 20 साल जब से ये पैदा हुए हैं मैंने स्ट्रगल की है। हाँ, अलबत्ता ये हमारी खुशकिस्मती है, ये अल्लाह की अनायत है कि इन्होंने मेरे आइडियाज़ को 4 चांद लगाए और फैसलाबाद को बताया कि टेक्सटाइल सिटी के अंदर रहते हुए इंजीनियरिंग को अपग्रेड किया जा सकता है और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि वर्ल्ड वाइड अपना लोहा मनवाया जा सकता है। आज हमें ये एजाज़ हासिल है कि जर्मनी एक बड़ी इंजीनियरिंग की दुनिया है, चाइना एक बड़ा नाम है, जापान बड़ा नाम है, इंडिया में इंजीनियरिंग के लोग बहुत कुछ सीखते हैं। जब भी इनका टेस्ट होता है ना जी क्वालिटी के ऊपर, तो शहजाद पम्प पहले नंबर पे आता है। जबरदस्त। ठीक है जी, ये अल्लाह की मेहरबानी के बाद मेरे बच्चों की मेहनत है कि रिसर्च करते हैं, जदोजहद करते हैं। और मैं सिटी 41 के तवसत से बताता चलूँ कि मेरी एज आज 68 है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुबह 7-8 बजे मार्केट में आ जाता हूँ। 8 बजे मेरे फैक्ट्री का टाइम है और मैं तकरीबन 8 बजे शाम तक अपने मामला देखता हूँ। इसी तरह बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं, तो ऐसा कभी हुआ नहीं है कि आपने मेहनत की हो तो अल्लाह ने रायगा की हो। अल्लाह ताला आपकी मेहनत का आपको फल देते हैं। सिटी 41 की मिसाल देख लें, ये कल का बच्चा था, आज फैसलाबाद में एक बड़ा नाम है। जिन जिन लोगों ने, बहुत सारे और भी लोग हैं जिन्होंने मेहनत की है, अल्लाह ताला ने रिजल्ट दिए हैं हमें बहुत। शाहिद साहब, ये आप समझते हैं कि मेहनत के साथ साथ आपको थोड़ा कंसिस्टेंट भी रहना होगा, मुस्तकिल मिजाजी भी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि लोग थोड़ा सा नुकसान उठाते हैं, उसके बाद डिप्रेस हो जाते हैं, नहीं ये फील्ड मेरे लिए बनी नहीं है। तो कभी ऐसा महसूस हुआ जब आपने ये एम्पायर खड़ी करना शुरू की, कोई ऐसा दौर आया जब आपने कहा कि नहीं ये शोबा मेरे लिए नहीं है? इत्तफाकन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मैं यहाँ पे अपने वालिद साहब का जिक्र करूँगा, अल्लाह उन्हें खलीक रहमत करे। वो छोटे लेवल के बिजनेसमैन थे, लेकिन वो जब वो बिज़नेस के लिए निकलते तो एक हमद पढ़ते थे, अल्लाह ताला की तारीफ़ होती थी कि तूने फरमाया जो करते शुक्र हैं उनको देते हैं ज़्यादा नेमतें, फिर ज़्यादा नेमतें तो दे हमें ताकि सजदे शुक्र के करते रहें। बाई पेरेंट्स हमें ये चीज़ मिली है कि अल्लाह ताला के दिए हुए को पे शुक्र अदा करें तो अल्लाह ताला आपको और देते हैं। तो आपने कभी विज़िट किया होगा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैक्ट्री के हद तक, हमारे मोहल्ले के हद तक हम अपने दिए हुए रिज़्क से लोगों को तकसीम करते हैं। ये तब से है जब हम छोटे लेवल का बिज़नेस था, अल्लाह ने बड़े लेवल का दिया तब भी अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। तो ये जो शुक्र वाले मामला है ना जी, ये यही है कि जिस तरह अल्लाह ने हमें तरक्कियाँ दी हैं, हमें अपने सिजदों को बढ़ाया है। अल्लाह से हमारा कमिटमेंट थी कि अल्लाह ताला तो हमें नवाजता रहो, हम तुम्हारे रास्ते पे खर्च करते रहें। अल्लाह की मेहरबानी है, शहजाद पम्प्स लीडिंग बिजनेस है इन पाकिस्तान की 25 करोड़ पॉपुलेशन में कोई शहजाद पंप्स के करीब तर कंपटीटर नहीं है। जबरदस्त, जबरदस्त, ये एक ऑनर है। और आपने अपनी जगह बनाई है, और जगह बनाने में आपने एक वक्त लगाया है, और वक्त ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट जो है वो आप बिल्कुल टॉप पर आ गए और अपने कंपेटिटर से सबसे ऊपर सफ़े अव्वल पर है। आपने एक वक्त जो है उसमें दिया है। साकिब साहब, मुझे बताइएगा कि इंजीनियरिंग करते वक्त आपको कभी लगा कि मैंने इंजीनियर नहीं बनना? किसी आप में से, तीनों भाइयों में से किसी ने कोई जिद की कि नहीं मैंने इस शोबे में नहीं जाना, मैं कुछ और करना चाहता हूँ? जी शराज भाई, देखें वो एक कहावत है कि पूत के पाँव पालने में नज़र आ जाते हैं। तो हम लोग चूंकि अब एक बिजनेस फैमिली से ही ताल्लुक़ था शुरू से, और वालिद साहब ने भी हमें हमारे बचपन यानी जब बिल्कुल अवाइल उम्र ही थी उन दिनों से ही उन्होंने हमें साथ साथ बिज़नेस की नो हाउ थोड़ी बहुत सेंसेस देना शुरू कर दी थी। यानी मैं अपने मैट्रिक से पहले एक हैबिट थी कि रात को शॉप या ऑफिस या फैक्ट्री क्लोजिंग के टाइम पे हमने वहाँ पे जाना होता था और क्लोजिंग करवा के आते थे। तो ये वालिद साहब की एक, मैं तो कहूँगा हमारे ऊपर एहसान है कि इन्होंने उस वक़्त से हमें एक पॉजिटिव डायरेक्शंस दे दी। लेकिन ये कि उसके कुछ ड्रॉबैक्स ये होते हैं कि जब आप बिज़नेस की तरफ आ जाते हैं तो आपको एजुकेशन थोड़ी सी जो है ना वो कम फायदा मंद लगनी शुरू हो जाती है, बिकॉज ऑब्वियसली यू आर ऑन अर्निंग साइड। तो अर्निंग साइड पे बंदे को समझ आती है कि यार ये पैसे कमाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर फिर मैं आपको, चूंकि बड़ों की बातें बंदे की ज़िंदगी के लिए मशवरा होती हैं, तो मेरी इंजीनियरिंग के दौरान कई मरतबा मेरे वालिद साहब ने भी मुझे गाइड किया कि एजुकेशन के दौरान न सिर्फ ये कि हम फीस की मद में वो हम यानी मेरे कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, बल्कि वो कहते थे कि हम बिजनेस के लॉस कर रहे हैं तुम्हें पढ़ा कर। यानी अगर मैं बिजनेस के में तुम्हारी 1 लाख रुपया फीस पे कर रहा हूँ तो 3 लाख रुपया बिजनेस का लॉस भी कर रहा हूँ। ठीक है जी। लेकिन ये था कि वो एक
फेज़ था, एक पीरियड था, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम लोगों ने जो लर्न कर लिया, जो एक डिग्री हासिल की, उसने अल्लाह का शुक्र है हमें बहुत कंट्रीब्यूट किया। मैं आपको अभी पहले भी यही गुजारिश कर रहा था कि हम लोग कोशिश अब ये करते हैं कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को फ़ौरन अडॉप्ट करें। आज से 5 से 7 साल पहले कॉन्सेप्ट ही नहीं था किसी भी नवाही इलाकों में कि लोग पंप को चलाएं सोलर के ऊपर, और आज आप कहीं पर भी चले जाएं लोग हमारा पंप अल्हम्दुलिल्लाह यूज़ कर रहे हैं और उन्हें बिजली की फिक्र ही नहीं है। यानी उन्होंने दिन में पंप चलाना है तो उनके पास सोलर प्लेट है, वही प्लेट वो दिन में बैटरी चार्ज कर लेते हैं और रात को उसी प्लेट पर फिर उसको चला लेते हैं। तो हम तो जो अल्हम्दुलिल्लाह रिज़्क़ हलाल कमा ही रहे हैं, हम समझते हैं कि लोगों के साथ जो हम ये एक अच्छी प्रोडक्ट्स उनको दे रहे हैं, ये एक हमारा सदका जारिया है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी आसान हो गई उसकी वजह से। बिल्कुल, और ये तब ही मुमकिन हो पाता है जब आपकी कंपनी जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत तगड़ी हो। और मेरे ख्याल में आप वंस इन अ वाइल जाते रहते हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर आपका विजिट होता है। अभी बाबर शहजाद साहब अमेरिका गए हुए थे, हाजी साहब गए हुए थे, फिर आप दुबई तो मेरे ख्याल में वीकली जा रहे हो। चाइना मेरा तकरीबन साल में 2 से 3 विजिट होते हैं। मेरे छोटा भाई है, वो टेक्निकल साइड को देखता है, नई मशीनरी हमने, आप कभी आपका चक्कर लगे तो मैं आपको अपनी फैक्ट्री विजिट करवाऊंगा कि हमने बहुत सारी लेटेस्ट मशीनरी चाइना से इंपोर्ट करी है, जो आज भी लोग मैनुअल मशीन्स पर काम कर रहे हैं, और हमने अपनी मशीनरी को बहुत ज्यादा अपडेट करके, और वो मशीनरी अभी तक पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस नहीं हुई। हाँ जी, वो कस्टमाइज्ड मशीनरी है, यानी हमने अपने डिजाइन दे के खुद तैयार करवाई है मशीन्स। और मेरे ख्याल में ये जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी है, ये माहौल दोस्त भी है। जी बिल्कुल। आप बहुत ज्यादा आलूदगी का बायस भी नहीं बनती है, आप माहौल दोस्त की तरफ भी जा रहे हो, साथ साथ आप सेविंग भी कर रहे हो। तो ग्रीन एनर्जी जिसको कहा जाता है, ग्रीन, द मोर ग्रीन यू आर, अब हर टेक्नोलॉजी, इवन टेक्सटाइल के अंदर वो जो है वो ग्रीन टेक्नोलॉजी को अप्लाई कर रहे हैं, और टेक्सटाइल जो एक्सपोर्ट्स करते हैं उनको भी पाबंद किया जा रहा है कि आपने जो है वो फला मशीन का इस्तेमाल करना है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वेस्ट नहीं निकालती है, और अगर आपने जो वेस्ट निकालना भी है तो उसको भी दोबारा से रीयूजेबल बनाना है। तो ये बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी नई आ रही है और जिद्दत आ रही है, और इसको जिद्दत को समझने के लिए हाजी साहब के बेटे, खासतौर पर जो बाबर शहजाद साहब हैं, जो फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के साथ भी अटैच होते हैं, वो फैसलाबाद चैम्बर के साथ भी डेलीगेशंस के साथ जाते हैं और जाके देखते हैं कि किस तरीके से नई टेक्नोलॉजी, और नई टेक्नोलॉजी जो ला के पाकिस्तान के अंदर फैसलाबाद के अंदर अप्लाई करना और देन उसको लोगों के लिए यूजेबल बनाना, तो ये बड़ा ज़रूरी होता है। वो इस वजह से ज़रूरी होता है ताकि इस जो अपने सिर्फ कारोबार को चमकाने के लिए नहीं की जाती, लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए भी, जिसने साकिब साहब ने कहा कि हम एक बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। तो हमारे साथ हाजी साहब मौजूद हैं, उनके साथ साथ साकिब साहब मौजूद हैं। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटा सा वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ। वेलकम बैक जी। हाजी मोहम्मद शहजाद आलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शहजाद पंप से, उनके साथ साथ इंजीनियर साकिब शहजाद साहब भी हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। हाजी साहब, मुझे ये बताइएगा, अब हम आते हैं थोड़ा सा नए बिजनेस की तरफ। फैसलाबाद के और पाकिस्तान के जो हालात हैं कारोबार के, हमें नहीं लग रहा कि कोई नया बिजनेस जो है वो एम्पायर कोई नई खड़ी हो रही है, या पिछले 1 साल के अंदर हम देखें खाने पीने के रेस्टोरेंट्स के अलावा कोई नई ब्रांचेस नहीं खोल रही, कोई नए बिजनेस स्टैब्लिश नहीं हो रहे हैं। तो आपको लगता है कि अब भी नया बिजनेस स्टार्टअप्स करना हो, उसके लिए माहौल साजगार है? देखिए शराज साहब, वो सुना होगा आपने कि सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। मुझे आदत हो गई है मेहनत करने की। मैं समझता हूँ कि मेरे टीम की तरह, मेरे बच्चों की तरह जिन लोगों ने भी मेहनत की है ना जी, उनके पास नए आइडियाज़ आए हैं, नए आइडियाज़ ही डेवलप होते हैं। फैसलाबाद की ये प्रॉब्लम रही है, मैं चूँकि मेरे दोस्त अहबाब बहुत सारे टेक्सटाइल में हैं, उन्होंने मशीनरी चेंज नहीं की, नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं की। जिन लोगों ने टेक्सटाइल में नई टेक्नोलॉजी ली है वो बहुत आगे गए हैं। कभी भी क्राइसिस हद तक नहीं हुए दुनिया भर में कि बिजनेस स्लम्प कर गए हों। स्ट्रगल की ज़रूरत होती है, जद्दोजहद की ज़रूरत होती है, एजुकेशन की ज़रूरत होती है, नए आइडियाज़ की ज़रूरत होती है। अगर आप आज भी ले आए ना अपनी टेक्नोलॉजी, तो आज भी शायद ठीक हो सकता है, आज भी आपका बिजनेस ठीक हो सकते हैं। हाँ, आज भी हम लूमों पे चल रहे हैं, और पुराने तर्ज की लूमें चल रही हैं। वो कभी देखे ना, अब जर्मनी से शुरू हुआ था टेक्सटाइल, अच्छा, तो पाकिस्तान में घूमते घूमते पाकिस्तान में आ गया। वो लोग बहुत जिद्दत पे चले गए। हाँ, वही पुराने दौर में चल रही हैं। फैसलाबाद टेक्सटाइल सिटी है, यहाँ पे भी आज लोगों के बहुत अच्छे रिजल्ट है। आप इंटरलूप का नाम देखें, एक बड़ा नाम है,
वो सरगोदा रोड पे कौन सी है? MTM? कैलाश का नाम कैलाश बड़ा अच्छा नाम है, MTM का नाम है। ऐसा कोई बात नहीं है कि चांसेस नहीं है। मुझे आज सिटी 41 के तवसत से अपने टेक्सटाइल के दोस्तों को ये मैसेज देना है कि फैक्ट्री बड़ी ना लगाएं। मैं आपको बल्कि दिलचस्प बात बताता हूँ। एक मरतबा मुझे ना चाइनीज़ एम्बेसडर मिला, मुझे किसी फंक्शन के ऊपर मेरा उससे डिस्कशन हुई तो थोड़ी सी हेलो शेलो होगी। वो मुझसे पूछता है कि हाउ आर योर चिल्ड्रन, मैंने उससे कहा 3। तो मुझे खुलासा ये वो बता रहा था कि अपने बच्चों को एजुकेशन दें कि आपकी फैक्ट्रियाँ हो जाएंगी। जिन लोगों ने टेक्सटाइल के लोगों में क्या प्रॉब्लम है कि अपने लोगों को बच्चों को MBA करवाते हैं, अपने लोगों को इंजीनियरिंग नहीं दिलवाते। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की दुनिया भर में डिमांड है। हमारे फैसलाबाद से बेपनाह लोग टेक्सटाइल का एक एग्जीबिशन होती है जर्मनी में, वहाँ जाते हैं फ्रैंकफर्ट में वो एग्जीबिशन अटेंड करते हैं, बच्चों को एजुकेशन दिलाते नहीं हैं। उन्हें वहाँ जाएं, उनसे नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करें, उनसे नई मशीनरी परचेज करें, वो पाकिस्तान में लेके आएँ तो रंग निराले हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, मैं आपको अपने पंप्स की दुनिया में बता रहा हूँ। पहले आपने सोलर, पहले बिजली बड़ी महंगी थी, लोग कहते थे रेड कलर का बल्ब न चलाएं, फिर लोग आ गए जी ट्यूबलाइट पे आ जाएं, फिर आप आ गए LED पे आ जाएं, SMD पे आ जाएं। टेक्नोलॉजी चेंज हुई है ना। बदकिस्मती से हमारे शहर चूँकि टेक्सटाइल सिटी है, यहाँ लोगों ने टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं की। पंप्स की दुनिया में पहले पंप्स होते थे, फिर उसको मोनोब्लॉक पंप में चले गए, फिर उसको डीप वेल पंप पे चले गए, फिर सबमर्सिबल पे चले गए, फिर सोलर पंप पे चले गए। अब सोलर में नई टेक्नोलॉजी आई है BLDC ब्रशलेस DC पंप्स। वो आपको पाकिस्तान में शहजाद पंप से मिलेंगे, जितने हम इंट्रोड्यूस दे रहे हैं। उसमें क्या टेक्नोलॉजी होती है? उसकी टेक्नोलॉजी ये है कि फ़र्ज़ करें कि पहले आपका कोई पंप सबमर्सिबल पंप, वो 4 स्टेप आप नीचे आ जाए ना, ठीक है, कि पहले आपका 1000 वाट लेकर रिजल्ट आता था, फिर आपका 400 वाट लेके आया, फिर 200 वाट लेके आया। अब रिजल्ट नए आए हैं कि एक सोलर पंप जो कि दुनिया में जदीद है, वो आपका 1000 वाट के ऊपर 750 वाट के ऊपर स्टार्ट होता है। ठीक है। अब जो ब्रशलेस आया ना जी, वो 4 सोलर पैनल के ऊपर 3 इंच का पानी पूरी ज़रात को देता है। अच्छा। ओनली 4 सोलर पैनल, यानी सोलर पैनल की कैपेसिटी भी कम हो जाएगी, रिजल्ट ज़्यादा हो जाएंगे। जिम्मेदार को एक ह्यूज ट्रॉली अपने ट्यूबवेल के लिए नहीं लगानी पड़ेगी, छोटे से सोलर लेके जाएंगे तो वो सोलर पंप्स के उनका एंजॉय करेंगे और 4 इंच 5 इंच पानी जो ना जी 4 सोलर पैनल से उनको आ जाएगा। तो ये क्या BLDC ये टेक्नोलॉजी जो है ये अप्लाई होना शुरू हो चुकी है? ये अप्लाई होना शुरू हो गई है। हम अब तक सैकड़ों की तादाद में अपने एग्रीकल्चर वाले दोस्तों को इंस्टॉल करवा चुके हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं। इत्तफाकन खुशकिस्मती है मेरी और कि मुझे 41 ने इस पैगाम के लिए बुलाया है। ये एक पैगाम है फैसलाबाद की ज़राअत के लिए। एज सून एज पॉसिबल आप BLDC के ऊपर कन्वर्ट हों, आप सोलर पंप्स के ऊपर जा चुके हैं, इसको एग्रीकल्चर के ऊपर ले जाएं। ज़राअत तरक्की करेगी, पाकिस्तान तरक्की करेगा। मैं जो अरबाब इख्तियार है उन्हें भी कहूँगा कि लोगों को गाइड करें। एक आपको शायद पता हो कि गवर्नमेंट पाकिस्तान ने पिछले 5 साल 10 साल से प्लान किया है कि पुरानी टेक्नोलॉजी के सीलिंग फ़ैन पंखे तब्दील कर दिए जाएँ। उसमें भी एनर्जी सेविंग आ गई है, उसमें BLDC आ गई है। इसी तरह पंप्स जो कि बड़ी बिजली का यूज़ करते हैं, बड़ी बिजली की कंजम्पशन लेते हैं, सोलर पे आगे जीत होगी जी, पाकिस्तान की जीत होगी। दुनिया में सोलर था, पाकिस्तान में नहीं था, शहजाद पंप्स ने इंट्रोड्यूस करवाया, दुनिया ने एंजॉय किया। अगला स्टेप जो आ चुका है, जो हमारे पास मौजूद है, जिसके लिए हम बिजनेस कर रहे हैं, लोगों को टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, उसका नाम है BLDC सोलर पंप्स। ठीक है जी। उसके लिए हमारे सिटी 41 के नाजरीन को ये पैगाम है कि अपनी ज़राअत को अपग्रेड करें, थोड़े खर्चे के ऊपर अपने ज़राअत को डेवलप करें। 4 सोलर पैनल अगर कहीं आपका गांव में लगा हुआ है, आपको सोलर पैनल को तहफ़्फ़ुज़ होता है, तो एक मोटर बाइक के ऊपर भी आप पैनल उठा के घर ले जाएं, सुबह फिर ले जाएं। ठीक है जी। तो वो जो मैं आपका सवाल ये था कि आज क्राइसिस तो नहीं है, काम करने वालों के लिए कोई क्राइसिस नहीं। काम करने वाले, मेहनत करने के वाले के लिए हमेशा कोई क्राइसिस नहीं होता। और बड़ी ही ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी जो है वो शहजाद पंप्स जो है इंट्रोड्यूस करवा रहा है, और ख़ास तौर पर एग्रीकल्चरल कंट्री है हमारी, और ज़राअत को बचाने के लिए पहले ही हमारे किसानों ने गंदम की मद में बहुत नुकसान उठाया है। अब बिजली की मद में मज़ीद नुकसान नहीं उठाना चाहिए और जल्द से जल्द जो है वो सोलर के ऊपर मुंतकिल होना चाहिए, ताकि हम
ना सिर्फ बिजली बचाएं, पैसे बचाएं, बल्कि वक्त भी बचाएं और उसके साथ साथ अपने कारोबार को भी ग्रो कर सके। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हाजी मोहम्मद शहजाद आलम साहब का, जिन्होंने हमें वक्त दिया अपनी मसरूफियत में से, और उनके साथ साथ इंजीनियर साकिब शहजाद साहब का भी बहुत शुक्रिया, डायरेक्टर हैं शहजाद फम्स के, हमें ज्वाइन किया। शो का वक्त खत्म हुआ चाहता है, अपने होस्ट शिराज भट्ट को भी इजाजत दीजिए। अपना, अपने अहले खाना का, अपने रिश्तेदारों का, अपने हल्का अहबाब का और ख़ास तौर पर अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।